Hello students, my name is देवजीत शाह and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो ये वीडियो है ब्रह्मोस सीरीज का वीडियो नंबर 4 और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का जो सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसका जो लास्ट पार्ट है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का हम लोग वन शॉर्ट वीडियो डिस्कस करेंगे फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। लेकिन न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए और इस कॉन्सेप्ट के बिना हम लोग पोलराइजेशन का एक भी प्रॉब्लम नहीं कर सकते। आज के वीडियो में हम पोलराइजेशन के ऊपर एक से बढ़कर एक ताबड़तोड़ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और मेरा ये दावा है इस वीडियो के बाद हर एक स्टूडेंट पोलराइजेशन में अपना पकड़ बना सकता है। और वीडियो स्टार्ट हम लोग करेंगे कि पोलराइजेशन क्या है। जब हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर में पार्शियली इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होता है, पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होता है और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब और भी बहुत सारा कंसेप्ट। और इसी कंसेप्ट को हम लोग आज के न्यूमेरिकल में बहुत शानदार वे में अप्लाई करने जा रहे हैं। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। पोलराइजेशन है क्या? जैसे कोई एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो, मान लो कि ग्लास हो सकता है, वॉक्स हो सकता है, वुड हो सकता है, रबर हो सकता है। तो कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, उस डाइलेक्ट्रिक सैंपल का चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और उस सैंपल में एक डाइपोल मोमेंट डेवलप होता है। मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में डाइलेक्ट्रिक स्लैब एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है और इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। आओ इसको समझते हैं। तो ये है एक डाइलेक्ट्रिक सैंपल और इसको हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखा है। इसको थोड़ा हमने जूम किया है, देख सकते हो ये है एक प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का और ये है दूसरा प्लेट। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, दोनों प्लेट में इक्वल और ऑपोजिट चार्ज डेवलप होता है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। तो देखो एक प्लेट में चार्ज है प्लस, दूसरे प्लेट में चार्ज है माइनस, तो प्लस क्यू माइनस क्यू। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, ये होता है ई नॉट। ई नॉट का एक्सप्रेशन क्या होता है, ई नॉट का एक्सप्रेशन होता है, हम सभी लोग जानते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कंप्लीटली इंसर्ट किया है। ठीक है, अभी ये स्पेस थोड़ा दिख रहा है ताकि हम लोग थोड़ा इसको विजुअलाइजेशन कर पाए। लेकिन ये हमने कैपेसिटर, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब को ऐसे एंटर करा है कि पूरे स्पेस पे अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, किसी भी स्पेस पर एयर नहीं है। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने कंप्लीटली इंसर्ट कराया। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ई नॉट, कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आता है ई नॉट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यही इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे काम करेगा। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होगा और उसके कारण इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में एक डाइपोल मोमेंट डेवलप होगा। मतलब ये स्लैब एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है, इस सरफेस पर डेवलप होगा प्लस चार्ज और इस सरफेस पर डेवलप होगा माइनस चार्ज। कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर को जब तुम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब में ये नहीं होता है। मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब तुम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है। तो ई नॉट के कारण, ई नॉट क्या है, कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा। तो इस फेस पे कुछ चार्ज डेवलप हुआ, मान लो इस फेस पे चार्ज डेवलप हुआ प्लस क्यूपी और इस फेस पे चार्ज डेवलप हुआ माइनस क्यूपी। तो प्लस क्यूपी और माइनस क्यूपी क्या है, इंड्यूस सरफेस चार्ज। और इसके वजह से डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा जिसको हम लोग कह रहे हैं ईपी। ईपी क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये क्यूपी क्या है, क्यूपी है इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज। इंड्यूस्ड, इसको मैं लिख सकता हूं बेटर वे में, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज। और ये डेवलप हो रहा है ड्यू टू पोलराइजेशन। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण राइट फेस पर कुछ चार्ज डेवलप हुआ जिसका वैल्यू है प्लस क्यूपी और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लेफ्ट फेस पर डेवलप हुआ माइनस क्यूपी। इंड्यूस सरफेस चार्ज ड्यू टू, ये मैं लिख सकता हूं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या है, पोलराइजेशन का मतलब है
कि इस डायरेक्ट्रिक स्लैब का भी चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। देख सकते हो इस डायरेक्ट्रिक स्लैब में एक फेस पर चार्ज है प्लस क्यूपी और दूसरे फेस पर चार्ज है माइनस क्यूपी। तो इस डायरेक्ट्रिक स्लैब को हम लोग एक डाइपोल की जैसा ट्रीट कर सकते हैं। डाइपोल में क्या होता है, इक्वल ऑपोजिट चार्ज। तो सेम चीज है इस डायरेक्ट्रिक स्लैब के राइट फेस पर प्लस क्यूपी और लेफ्ट फेस पर माइनस क्यूपी। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट्रिक स्लैब को एक डाइपोल की जैसे बिहेव कर सकते हैं। और यही है पोलराइजेशन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इस डायरेक्ट्रिक स्लैब में कुछ डाइपोल मोमेंट डेवलप हो रहा है। ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे। और इसी प्लस क्यूपी और माइनस क्यूपी की वजह से इस डायरेक्ट्रिक स्लैब के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, वो ई नॉट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ई नॉट क्या है, ई नॉट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ट्रीट हो रहा है। और अभी ये राइट सरफेस पर प्लस क्यूपी और लेफ्ट सरफेस पर माइनस क्यूपी चार्ज डेवलप हुआ ड्यू टू पोलराइजेशन, और इसी के कारण इस डायरेक्ट्रिक स्लैब के अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ जो है ई नॉट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? तो ईपी क्या है, ईपी है इंटरनल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई नॉट। तो देखो डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, जो होता है मेटल के केस में। तो ऑब्वियसली देखो क्या है, ई नॉट ग्रेटर देन ईपी। ऑब्वियसली ई नॉट क्या है, एक्सटर्नल, ईपी क्या हो रहा है, ड्यू टू पोलराइजेशन। तो इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई नॉट के डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, ये हुआ ई नेट, और ई नेट का वैल्यू होगा ई नॉट माइनस ईपी। ई नॉट है इस डायरेक्शन में, तो इसका डायरेक्शन डोमिनेट करेगा ऑब्वियसली। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई नॉट माइनस ईपी। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, जो होता है कंडक्टर के केस में। डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर तुम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है ई नॉट माइनस ईपी, और वो एक्सटर्नल के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होता है। ठीक है, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो के है। ठीक है, के को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, के को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको बहुत ध्यान से समझ लो, क्योंकि इसके ऊपर पूरा हम लोग डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। कौन कौन सा न्यूमेरिकल हमें करना है, कौन कौन सा कंसेप्ट समझना है, वो हम लोग धीरे धीरे आगे प्रोसीड करेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ई नॉट डिवाइडेड बाई ये हुआ ई, ई नेट, या ई नेट इसको तुम ई भी बोल सकते हो। तो के का डेफिनेशन क्या है, के है ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जैसे बिहेव कर रहा है, और ई क्या है, ई इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ई नॉट, ई इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ई क्या है, ई है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाई इलेक्ट्रिक, और इसका वैल्यू क्या है, ई नॉट माइनस ईपी। ई नॉट क्या है, ई नॉट है ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, या तुम इसको बोल सकते हो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जैसे काम कर रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हुआ पूरा कंसेप्ट। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि पोलराइजेशन डेंसिटी क्या है। ठीक है, इसको पहले कॉपी कर लो, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, फिर से 1 2 3 4 5। चलो नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कि पोलराइजेशन डेंसिटी क्या है। ठीक है, ये हुआ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन डेंसिटी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं P से। ठीक है, और ये होता है डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो पोलराइजेशन डेंसिटी, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, सिंपल चार्ज इनटू सेपरेशन। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के राइट फेस पर डेवलप हुआ है प्लस क्यूपी और लेफ्ट फेस पर माइनस क्यूपी। मान लो इन दोनों फेस के बीच में डिस्टेंस है d,
तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, सिंपल क्यूपी इंटू डी, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मान लो एरिया क्रॉस सेक्शन है ए, तो एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस, ये डी से डी गया तो ये हुआ पोलराइजेशन डेंसिटी क्यूपी बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया इक्वल टू सिग्मा पी। तो पोलराइजेशन डेंसिटी किसके साथ इक्वल है, तो देख सकते हो पोलराइजेशन डेंसिटी इक्वल है इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सिग्मा पी क्या है, सिग्मा पी है इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यूपी क्या था, क्यूपी है इंड्यूस सरफेस चार्ज, इसको तुम ए से डिवाइड कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा पी इज इक्वल टू, सिग्मा पी इक्वल टू ये हुआ इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, सो ये हम लोग लिख सकते हैं कि पोलराइजेशन डेंसिटी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको साइड में लिख लो। ठीक है, ये एक्चुअली होता है, स्टार मार्क करके लिख लो, पोलराइजेशन डेंसिटी होता है, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है पोलराइजेशन डेंसिटी का, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो फॉर्मूला है। ठीक है, ये हुआ P इक्वल टू एप्सिलॉन काई इनटू ई। P क्या है, पोलराइजेशन डेंसिटी, E क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, और काई क्या है, काई है इलेक्ट्रिकल, काई है इलेक्ट्रिकल, ये हुआ सासेप्टिबिलिटी, और K के साथ काई का क्या रिलेशन है, K के साथ काई का रिलेशन है K इक्वल टू 1 प्लस काई। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है E इक्वल टू ये लिख सकते हो तुम E नॉट माइनस EP। ठीक है, ठीक है, ये E है, ये E, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, ये हुआ E। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। एक ही स्लाइड पर हमने सब कुछ फॉर्मूला डिस्कस कर लिया। ये तो हमने सीखा E इक्वल टू नॉट माइनस EP, K इक्वल टू नॉट बाई। नेक्स्ट हमने ये सीखा कि पोलराइजेशन डेंसिटी इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ इक्वल है, और ये भी हमने लर्न किया कि पोलराइजेशन डेंसिटी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है, एप्सिलॉन काई। काई क्या है, काई है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और काई का क्या रिलेशन है, K इक्वल टू 1 प्लस काई। ये सब फॉर्मूला अगर तुमने याद कर लिया तो बहुत सारा प्रॉब्लम तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके अभी आगे जाना है, जब हम लोग एक कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पार्शियल इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो उसका पूरा थ्योरी हमें समझना होगा, क्योंकि मैं अगर चाहूं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा सकता हूं, लेकिन उस डेरिवेशन में हमें पूरा समझना होगा कि कैसे पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं, कैसे हम लोग कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। वो एक्चुअली डेरिवेशन हम लोग के बहुत सारे प्रॉब्लम में बहुत हेल्प करता है। इसलिए हम लोग नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं वो है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड पार्शियली। ठीक है, उसका पूरा प्रोसेस हम लोग समझेंगे, तभी हम लोग न्यूमेरिकल में उसको बहुत धीरे से और बहुत ट्रिकफुली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमें समझना है कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब देख सकते हो जिसको हम लोग पार्शियली अगर इंसर्ट करते हैं तो इस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस क्या होगा। ये है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देख सकते हो इन दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन क्या है D, और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने पार्शियली इंसर्ट किया है। देखो ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K और इसका थिकनेस है T, मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन पर अभी भी एयर है। पूरे स्लैब को हमने कंप्लीटली इंसर्ट नहीं कराया है, ये डायरेक्टली स्लैब का थिकनेस है T, ये पोर्शन और ये पोर्शन पर अभी भी एयर है। तो इस कॉम्बिनेशन का क्या होगा कैपेसिटेंस, दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो हमें समझना है, और वही कंसेप्ट हम लोग न्यूमेरिकल्स में खूब ढेर तरीके से अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो तो देखो ये इस प्लेट में चार्ज है प्लस Q और इस प्लेट में चार्ज है माइनस Q, और ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, ये तो हम सभी लोग जानते हैं, ये हुआ E नॉट, ये हुआ E नॉट। ठीक है, चलो ये हुआ E नॉट। अब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर क्या क्रिएट करेगा, पोलराइजेशन, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए ये E नॉट बन जाएगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके वजह से डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इस फेस पर डेवलप होगा प्लस चार्ज,
और ऑपोजिट फेस पर डेवलप होगा, ये होगा माइनस क्यू चार्ज। मान लो इस फेस पर डेवलप हुआ सिग्मा पी और इस फेस पर जो चार्ज का डेंसिटी है वो है माइनस सिग्मा पी। सिग्मा पी माइनस सिग्मा पी अभी हमने इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में रिप्रेजेंट किया। तुम इसको चाहे तो प्लस क्यूपी माइनस क्यूपी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो ये हुआ पोलराइजेशन और इस पोलराइजेशन की वजह से इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा जो होगा ईपी। ईपी क्या है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। अब इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? वो ई नॉट के डायरेक्शन में ही होगा और वो बन जाएगा ई नॉट माइनस ईपी, या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, ये देखो के क्या होता है, के इक्वल टू ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो ई इक्वल टू ई नॉट बाई के। के क्या है? इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? ई, और वो क्या है? ई नॉट बाई के। डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब हम लोग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कंडक्टर की तरह इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, ये दिमाग में घुसा लेना, ठीक है? ठीक है, तो अभी इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, ये हो जाएगा डेल्टा वी, ठीक है? ई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है टी थिकनेस में, देख सकते हो ई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है सिर्फ इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में, और बाकी ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है ये पोर्शन और ये पोर्शन में। टोटल सेपरेशन है डी, ये है टी, तो ये वाला थिकनेस और ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? डी माइनस टी, तो ये हुआ डी माइनस टी, ठीक है? ई क्या है भाई? ई है ई नॉट बाई के, देख सकते हो ई है ई नॉट बाई के इंटू टी, ये हुआ ई नॉट और ये हुआ डी माइनस टी, बीच में ये है प्लस। तो ई नॉट को मैं कॉमन लेता हूं, ये बना टी बाई के, ये हुआ टी बाई के, ठीक है? तो ये हुआ ई नॉट को मैं कॉमन ले लेता हूं, ये हुआ टी बाई के और ये हुआ डी माइनस टी। अब ई नॉट का वैल्यू क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो ई नॉट एग्जिस्ट करता है उसका वैल्यू क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्लेट में चार्ज है प्लस सिग्मा, मतलब इंड्यूस सरफेस, इंड्यूस नहीं है, इसमें जो चार्ज है इसको तुम प्लस क्यू से रिप्रेजेंट करो या सिग्मा से रिप्रेजेंट करो। इसमें चार्ज है माइनस क्यू, इसमें चार्ज है माइनस क्यू, और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है माइनस सिग्मा, ठीक है? ई नॉट का वैल्यू क्या होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बना टी बाई के प्लस डी माइनस टी, ओके? तो इस कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस क्या होगा? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन डेल्टा V, और Q का फॉर्मूला क्या होता है? Q होता है सिंपल सिग्मा इक्वल टू Q बाई A। तो Q बन जाएगा सिग्मा इंटू A, और डेल्टा V क्या बनेगा? डेल्टा V बनेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बनेगा T बाई K प्लस ये बना D माइनस T। तो क्या हुआ? Q, अच्छा ये सिग्मा से सिग्मा गया और ये हुआ एप्सिलॉन नॉट A, एप्सिलॉन नॉट ऊपर उठ गया और ये हुआ D माइनस T प्लस T बाई K, ठीक है? ये हुआ इस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस। पूरा प्रोसेस याद रखना, ठीक है? डेरिवेशन तो न्यूमेरिकल में क्या हेल्प कर सकता है ये कुछ लोग बोल सकते हैं, आगे देखना कि डेरिवेशन का हर एक प्रोसेस तुम्हें न्यूमेरिकल में कैसे हेल्प करता है। तो ये हुआ इस कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस जो है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D माइनस T प्लस T बाई K। T थिकनेस में जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K, इसलिए T बाई K, और बाकी ये वाला थिकनेस और ये वाला थिकनेस मिलकर कितना हुआ? D माइनस T। तो D माइनस T थिकनेस पर नीचे एयर है, इसको तुम ऐसे एनालाइज कर सकते हो, वन लिखो ना लिखो एक ही बात है, ठीक है? ठीक है, वन लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो इस कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटेंस हुआ वो हुआ C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस ये हुआ T बाई K। ये तुम्हें याद रखना होगा, और पूरा प्रोसेस कैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, कैसे कैसे फॉलो हो रहा है, वो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा, ठीक है? इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर हम लोग कंप्लीटली इंसर्ट कर रहे हैं, जब ये कैपेसिटर वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड है तो कैपेसिटेंस एनर्जी में क्या चेंज होता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। इसको पहले ध्यान से कॉपी कर लो, ठीक है? इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इस कंसेप्ट के ऊपर बोर्ड बोलो, नीट बोलो, जेईई मेंस बोलो, भर भर के क्वेश्चन आता है। और ये वाला कॉन्सेप्ट अगर तुमने भूल गया तो कोई भी न्यूमेरिकल तुम बहुत कम टाइम में सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है? इसको ध्यान से समझो। बैटरी इज डिस्कनेक्टेड और
क्या कह रहा है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड कंप्लीटली, मतलब अब दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कंप्लीटली इंसर्ट कर रहे हैं, पार्शियली नहीं, पूरे स्पेस में डाइलेक्ट्रिक स्लैब होगा। तो ये है इनिशियल सिचुएशन, देख सकते हो अभी क्या है, एयर है, तो अभी एयर है, तो इन दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है मान लो V है, ठीक है, ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है, ठीक है, तो दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है मान लो V0, ठीक है, चार्ज क्या है, मान लो चार्ज है इसमें, ठीक है, इसमें मान लो चार्ज है, अब इनिशियल चार्ज क्या मान लो Q0 है, ठीक है, Q0 है, कैपेसिटेंस है C0, पोटेंशियल है V0, इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 और एनर्जी है U0, ठीक है, क्लियर। अब हमने क्या किया, बैटरी को खोल के बाहर फेंक दिया और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम लोग क्या कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम लोग कंप्लीटली इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों प्लेट के बीच में अभी हमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया, तो दोनों प्लेट के बीच में अभी कोई एयर नहीं है, पूरा का पूरा स्लैब ही हमने इंसर्ट कर दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो ये सब जो पैरामीटर है वो कैसे चेंज होता है और वो ही हमें याद रखना है। देखो, जब हम लोग बैटरी को डिस्कनेक्ट किए और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या कांस्टेंट रहता है वो याद रखना होगा। बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद हमने ये पूरा मेथड इंसुलेटिंग हैंडल से किया है, इंसुलेटिंग हैंडल की मदद से हमने इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इन दोनों प्लेट के बीच में एंटर कराया है। तो क्या कांस्टेंट रहता है, चार्ज कांस्टेंट रहता है। इंसुलेटिंग हैंडल की मदद से अगर तुम ये काम करते हो तो इनिशियल और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में चार्ज सेम होता है, दोनों प्लेट में जो चार्ज होगा वो सेम होगा। Q0 माइनस Q0 एक्चुअली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग नेट चार्ज तो जीरो नहीं बोलते, सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड कहते हैं ना, ठीक है। तो ये हुआ चार्ज QF जो सेम ही रहेगा, QF इक्वल टू Q0, ये होगा सेम, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑब्वियसली K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, K इंटू C0, ऑब्वियसली डाइलेक्ट्रिक स्लैब के कारण कैपेसिटेंस K टाइम इंक्रीज होगा। नेक्स्ट V0 क्या होगा, देखो V0 भी ये V0 ये जो अच्छा V0 क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V है, पोटेंशियल डिफरेंस ये बन जाएगा V0 बाई K। इनिशियली क्या था V0, लेकिन जब तुमने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्वियसली गिर जाएगा और ये हुआ V0 बाई K, ठीक है। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होता है, E इक्वल टू E0 बाई K, ये याद रखना। और U का क्या होगा, देखो U0 से U, इसको तुम ऐसे ले सकते हो, कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट है Q, तो ये हुआ, अच्छा इसको मैं याद पर करता हूं, ठीक है, U इक्वल टू ये हुआ QF स्क्वायर और ये हुआ ट्वाइस CF, ठीक है। तो ये हुआ QF मतलब इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज सेम है, CF मतलब ये हुआ KC0, तो ये हुआ Q स्क्वायर बाई 2C0 इंटू 1 बाई K और ये हुआ U0 बाई K, ठीक है। तो ये हुआ फाइनल एनर्जी, इसको तुम UF भी लिख सकते हो, UF इक्वल टू QF स्क्वायर बाई 2CF। कौन सा कांस्टेंट है, चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, QF स्क्वायर बाई 2CF, QF मतलब इनिशियल चार्ज, QF और Q0 तो सेम ही है, CF क्या है, फाइनल कैपेसिटेंस जो बनता है KC0 और Q स्क्वायर बाई 2C0 1 बाई K, ये हुआ इनिशियल एनर्जी बाई K। तो अल्टीमेट जो हमने फॉर्मूला सीखा, चार्ज Q0, ठीक है, ये हुआ V0, ये हुआ E0, ये हुआ C0 और ये हुआ U0। तो जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं स्लोली, तो Q0 से QF जो है चार्ज वो सेम ही रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस V0 से घट के V0 बाई K होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट के E0 बाई K होता है, कैपेसिटेंस K टाइम इंक्रीज होता है और ये जो एनर्जी है वो भी 1 बाई K हो जाता है, ठीक है। तो इसको तुम्हें याद रखना होगा। नेक्स्ट हम लोग ये केस करने जा रहे हैं कि बैटरी कनेक्टेड है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम लोग कंप्लीटली इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हुआ नेक्स्ट केस। तो इस केस में बैटरी कनेक्टेड है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने फिर से इंसर्ट कर रहे हैं स्लोली, ओके, कंप्लीटली, मतलब दोनों प्लेट के बीच में अभी कोई एयर नहीं है। तो ये हुआ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉम्बिनेशन का जो हम लोग लिख रहे हैं, दोनों प्लेट में चार्ज है, ये हुआ Q0, ये है पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग कह रहे हैं V, ठीक है, इसको तुम V लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, कैपेसिटेंस है C0 और चार्ज है U0। और इस केस में देखो, अब दोनों प्लेट में बैटरी तो कनेक्टेड है V और हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को
ये इंटर करा रहे हैं, ठीक है, ये हुआ डायरेक्टली स्लैब। अब बोलो तो कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगा, चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस? बोलो। लास्ट केस में क्या था, लास्ट केस में बैटरी डिस्कनेक्ट था और इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस 1/k टाइम्स हो रहा था, चार्ज कांस्टेंट था। लेकिन इसमें बैटरी कनेक्टेड है तो दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा। तो ये हुआ Vf और जो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम है, जो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगा, EF इक्वल टू E भी सेम रहेगा। लेकिन कैपेसिटेंस ये K टाइम्स इंक्रीज होगा, ठीक है। और क्या होगा, और चार्ज QF ये हो जाएगा CF इंटू VF। CF क्या है, KC0 और VF क्या है, VF जो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस है वही होगा। तो ये हुआ K इंटू C0V और ये हो जाएगा K इंटू Q0। लास्ट केस में चार्ज कांस्टेंट था, लेकिन इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है और चार्ज K टाइम इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अभी भी ये दोनों प्लेट सोर्स के साथ कनेक्टेड है। लास्ट केस में चार्ज कांस्टेंट था, पोटेंशियल डिफरेंस 1/k टाइम्स हुआ। इस केस में चार्ज K टाइम इंक्रीज हुआ लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम है क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। और फाइनल जो एनर्जी हुआ UF, इसमें हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, हाफ CV², क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। तो ये हुआ हाफ CF और ये हुआ VF का स्क्वायर हाफ। CF मतलब ये हुआ K इंटू C0 और VF मतलब ये हुआ V²। तो हाफ C0 V², ये हुआ K और ये हुआ K इंटू U0। लास्ट केस में एनर्जी भी 1/k टाइम्स था, लेकिन इसमें एनर्जी K टाइम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो देखो इनिशियल और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। इनिशियल में चार्ज है Q0, कैपेसिटेंस है C0, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E0, पोटेंशियल डिफरेंस है V, या V बोलो या V0 बोलो एक ही बात है, जस्ट याद रखो कौन कौन सा 1/k टाइम्स हो रहा है और कौन सा इंक्रीज हो रहा है, कौन सा डिक्रीज हो रहा है। और ये है U0, ठीक है। तो ये Q0 से ये हुआ K Q0, कैपेसिटेंस तो K टाइम इंक्रीज हुआ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही था, EF इक्वल टू E0, पोटेंशियल डिफरेंस भी ये VF इक्वल टू V हुआ और ये U0 ये हुआ K U0। लास्ट केस में क्या था, लास्ट केस में चार्ज कांस्टेंट था, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल 1/k टाइम्स हुआ, कैपेसिटेंस K टाइम इंक्रीज हुआ और एनर्जी भी K टाइम्स डिक्रीज हुआ। इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है क्योंकि बैटरी अभी भी कनेक्टेड है, चार्ज K टाइम इंक्रीज हुआ, कैपेसिटेंस K टाइम इंक्रीज हुआ और एनर्जी भी K टाइम इंक्रीज हुआ। इसको तुम्हें याद रखना है। अगर कोई न्यूमेरिकल आया और तुमने फिर ये सब कैलकुलेट करने बैठे, तभी तो भाई तुम्हारा एग्जाम खत्म, ठीक है। तुम क्या समझ रहे हो वो इस नींव में होना चाहिए, ठीक है। तुम क्या समझ रहे हो, एग्जाम में सोचने का टाइम नहीं है, एग्जाम में सिर्फ अपना टैलेंट शो करने का टाइम है कि तुम कितना जानते हो और तुम कितना कर सकते हो, ठीक है। तो चलो इसको आगे लेकर चलते हैं हमारा डिस्कशन, ठीक है। जो लोग इस टॉपिक को जानते हैं वो लोग फास्ट फॉरवर्ड करके डायरेक्ट न्यूमेरिकल सेक्शन में जाओ, ठीक है। इसको कॉपी करो। हम लोग चलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक स्लैब और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक स्लैब, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट, ठीक है। चलो अब हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक स्लैब में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है। तो ये देखो, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का दोनों प्लेट, जिन दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन है D और हमने ऐसे डायरेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस किया है, ठीक है। ये हुआ K1 K2 K3 K4 K5, इसका थिकनेस T1 T2 T3 T4 T5। तो ये हुआ पॉजिटिव टर्मिनल और ये हुआ नेगेटिव टर्मिनल। तो इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा वो हम लोग कैसे लिख सकते हैं। देखो लास्ट जो डिस्कशन हमने किया, देखो याद है, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन है D और हमने T थिकनेस का एक डायरेक्ट्रिक स्लैब इंटर कराया था जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। तो इसका जो कैपेसिटेंस आता है ε0A, T थिकनेस में स्लैब है K तो T/K, बाकी D माइनस T थिकनेस में एयर है तो 1, ठीक है। सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, ε0A डिवाइड बाई T1/K1 T2/K2 T3/K3 T4/K4 प्लस T4/K5। सेम कंसेप्ट इसमें अप्लाई होगा, ठीक है। चलो करते हैं, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन का क्या होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये बनेगा, देखो ε0A 5 है स्लैब तो ये हुआ T1/K1, नेक्स्ट T2/K2 प्लस T3/K3 प्लस T4
बाई K4 प्लस T5 बाई ये हुआ K5। तो ये हुआ इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अगर 2 होता है तो सिर्फ 2 टर्म बचेगा, बाकी टर्म नहीं रहेगा, ठीक है। और अगर 3 होता है तो 3 टर्म रहेगा, ठीक है। और ये हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन, देख सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें हर एक स्लैब का एरिया सेम होता है, लेकिन इसमें हर एक स्लैब का एरिया सेम नहीं होता है। डायरेक्टली स्लैब को हमने ऐसे प्लेस किया है, तो इस कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा वो हो जाएगा, क्या होगा इसमें होगा K1 एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ A1 डिवाइड बाई D, ठीक है। ये हुआ एक कैपेसिटर, नेक्स्ट ये, तो ये हुआ, इसमें एरिया सेम नहीं होता लेकिन इसमें एरिया सेम होता है, इसलिए हर एक कैपेसिटर का एरिया है A, ठीक है। नेक्स्ट ये बना K2, अच्छा ये तो 5 हुआ है ना, तो जगह चाहिए और, ठीक है। तो ये हुआ C इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A1 डिवाइड बाई D। नेक्स्ट K2 एप्सिलॉन नॉट A2 डिवाइड बाई D। नेक्स्ट K3 एप्सिलॉन नॉट A3 डिवाइड बाई D। नेक्स्ट K4 एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ A4 डिवाइड बाई D। नेक्स्ट K5 एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ A5 डिवाइड बाई D। तो ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का, ठीक है। और देखो अगर A1 A2 A3 A4 A5 सभी सेम होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो इफ A1 A2 A3 A4 A5, तो ये हो जाएगा A बाई 5। नेट जो एरिया था वो हो जाएगा A बाई 5, क्योंकि पांचों प्लेट में एरिया इक्वली डिवाइड होगा। तो ये C बनेगा अब एप्सिलॉन नॉट A बाई 5D, और ये हुआ K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4, और ये हुआ K5। सिर्फ अगर ये 2 टर्म एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों प्लेट का एरिया सेम है तो ये बन जाएगा 2, अगर 3 प्लेट है तो 3, ठीक है। अगर ये एरिया सेम होता है तो ये, अगर 2 प्लेट है सिर्फ 2 तो ये बनेगा 2, सिर्फ 3 है तो 3, 4 होगा तो 4। ये कंडीशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये एरिया इक्वल डिवाइड हो रहा है। अगर एरिया इक्वल नहीं है तो सिर्फ पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं बहुत जोरों शोरों से। तो गाइस आर यू रेडी? तो हाउ इज द जोश? हाय सर। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यूमेरिकल सेशन। चलो, तो पहला क्वेश्चन है सीबीएसई दिल्ली 2016 का। ये क्वेश्चन एकदम हलवा सवाल है, ठीक है। देखो, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट सप्लाई। तो कैपेसिटेंस कितना है? 20 माइक्रोफैराड, और ये है सोर्स का वोल्टेज। आफ्टर सम टाइम द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड and the space between the plates of capacitor is filled with a dielectric of dielectric constant 5। तो कुछ समय के बाद क्या हुआ, बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट किया और कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में जो सेपरेशन था वो हमने फिलअप किया एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5। ये मैंने शॉर्टकट लिखा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, डीसी। Find the energy stored in the capacitor before and after the dielectric has been put in between the plates। तो हमें बिफोर एंड आफ्टर इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनर्जी का एक्सप्रेशन चाहिए। बिफोर मतलब जब डाइलेक्ट्रिक का स्लैब कैपेसिटर के प्लेट में नहीं था, और आफ्टर मतलब जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पुट किया तो एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसा होगा और वैल्यू क्या होगा मेनली। तो चलो लिख लेते हैं गिवन डेटा। तो गिवन डेटा ये है, C इक्वल टू 20 माइक्रोफैराड, और ये है वोल्टेज V इक्वल टू 100 वोल्ट, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू ये हुआ 5। तो बिफोर मतलब जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने पुट नहीं किया तो क्या होगा एनर्जी का एक्सप्रेशन, ये तो हम लोग जानते हैं। U नॉट इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ CV² हाफ इंटू C। अच्छा, इसको V नॉट कर देते, इसको भी C नॉट कर देते, तो C नॉट इंटू V नॉट का स्क्वायर। तो हाफ, इसको तुम Q² बाई 2C भी कर सकते हो या हाफ CV² भी कर सकते हो, एक ही बात है। तो C नॉट इक्वल टू 20 माइक्रोफैराड मींस 20 इंटू 10 टू द पावर -6, और V नॉट का स्क्वायर मतलब V नॉट कितना हुआ 100 इंटू 100। अच्छा, ये हुआ 20 से ये हुआ 10, और ये हुआ 10 टू द पावर -6, और ये कितना हुआ 10 टू द पावर ऑफ 4, ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ 4, और ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ 5, ये हुआ 10 टू द पावर -6, और ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ -1, ये हुआ
0.1 जूल। तो जब हमें डायरेक्टली स्लैब को एंटर नहीं कराया तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनर्जी का एक्सप्रेशन हुआ हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 20 इंटू 10 टू द पावर -6, वी नॉट मतलब 100 इंटू 100, ये 2 से 20 गया 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5 -6 टू द पावर -1.1 जूल। और ये हुआ आफ्टर। जब हमने डायरेक्टली स्लैब को पुट किया तो क्या कांस्टेंट रहेगा आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बोल सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा। जब हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया तो क्या कांस्टेंट रहता है, इसमें हमें चार्ज कांस्टेंट रखना पड़ेगा। जब हम लोग बैटरी को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन में चार्ज कांस्टेंट रहता है और कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में जो सेपरेशन था वो हम लोग एक डायरेक्टली स्लैब से फिलअप कर रहे हैं। तो इस केस में चार्ज कांस्टेंट रहता है और एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, वो होता है ये बन जाएगा फाइनल एनर्जी, ये बन जाएगा UF इक्वल टू U नॉट बाई के बन जाएगा। ये मैंने फॉर्मूला लिखाया था, याद करना, ठीक है। U नॉट बाई के, तो ये हुआ U नॉट कितना है 0.1, ये हुआ 0.1, के कितना है 5, तो 5, ये हुआ 10, 1/5 मीन्स कितना 1/5 इज 0.2 बाई 10, ये हुआ 0.02 जूल। 0.1, अच्छा ये 0.02 जाएगा 1/5 0.2 0.2 बाई 10, तो ये हुआ 0.02। ये हुआ इनिशियल एनर्जी और ये हुआ डायरेक्टली स्लैब एंटर करने के बाद फाइनल एनर्जी। कॉपी कर लो, जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख के लग सकता है कि इतना लंबा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन आसान है। देख के लग सकता है कि इंग्लिश पैराग्राफ है, फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आसान है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ, एक बार पढ़ लो। अच्छा, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, 0। अगर तुम कोई कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आता है 0। तो ये कंसेप्ट इस क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा। An electric field E naught equal to 3 into 10 to the power 4 volt per meter is established between the plates 0.05 meter apart of a parallel plate capacitor। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन 0.05 मीटर of a parallel plate capacitor. After removing the charging battery, an uncharged metal plate of thickness T equal to 0.01 meter is inserted between the plates। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, ये जो चार्जिंग बैटरी था जिससे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज हो रहा था उसको हमने रिमूव किया और एक अनचार्ज्ड मेटल प्लेट जिसका थिकनेस है 0.01 मीटर, तो हमने उसको कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में इंसर्ट किया। तो जब देखो जब हम लोग ये मेटल प्लेट को इंसर्ट कर रहे हैं तो मेटल प्लेट पूरे जगह को कैप्चर नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन है 0.05 और मेटल प्लेट का थिकनेस है 0.01 मीटर। तो कुछ जगह पर मेटल प्लेट होगा और बाकी जगह पर क्या होगा, एयर होगा, क्योंकि ये तो थिकनेस सेपरेशन के इक्वल नहीं है। ये मेटल प्लेट का थिकनेस 0.01 मीटर सेपरेशन से कम है, तो कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में अब मेटल प्लेट है और उसके साथ बाकी जगह पर एयर है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लेट। तो यह फाइंड करना होगा नंबर 1, नंबर 2। और क्या फाइंड करना होगा, व्हाट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस इफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इक्वल टू 2 वर इंट्रोड्यूस्ड इन प्लेस ऑफ मेटल प्लेट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब अगर हमने मेटल प्लेट को इंट्रोड्यूस ना करके एक डायरेक्टली स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो ये हुआ गिवन डेटा, क्या है गिवन डेटा, ई नॉट इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट पर मीटर और ये सेपरेशन D इक्वल टू कितना है 0.05 मीटर। और जब हम लोग बैटरी को रिमूव कर रहे हैं तो क्या कांस्टेंट रहता है, ये चार्ज कांस्टेंट रहता है। याद रखना, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, लेकिन जब हम लोग चार्जिंग बैटरी को रिमूव कर रहे हैं तो चार्ज कांस्टेंट रहता है। और हम लोग एक मेटल प्लेट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका थिकनेस है T इक्वल टू 0.01 मीटर और ये है मेटल प्लेट का थिकनेस, मेटल प्लेट, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लेट। तो ये हुआ बिफोर, जब हमने
दो प्लेट के बीच में ये मिडल प्लेट इंट्रोड्यूस नहीं किया, तब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सिंपल, डेल्टा वी इक्वल टू ई नॉट इंटू डी। ये देखो, ये हुआ एक प्लेट और ये हुआ दूसरा प्लेट, और इसमें चार्ज है प्लस प्लस प्लस, इसमें चार्ज है माइनस। ये हुआ सेपरेशन डी और ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। तो डेल्टा वी क्या होगा? बिफोर मतलब जब हमने मिडल प्लेट को इंट्रोड्यूस नहीं किया, सिंपल लैंग्वेज में। तो डेल्टा वी क्या होगा? ई नॉट इंटू डी। ई नॉट का वैल्यू क्या है? 3 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट पर मीटर, और डी का वैल्यू क्या है? 0.05। तो 0.05 इसको उठाओ, ये हुआ 100, और 5 से इसको काटो, ये हुआ 20। तो ये हुआ 3/2 और ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ 3, क्योंकि 3/2 और 10 टू द पावर 4 माइनस ये 0, तो 10 टू द पावर 3, और ये हुआ 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट। ये हुआ जब हमने मेटल प्लेट को इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। एक बार चेक कर लेता हूं, 5/20, ये 3/2, 10 टू द पावर 4 माइनस 1, 3, 1.5, 10 टू द पावर 3 वोल्ट। चलो, पहला पार्ट का तो आंसर हमें मिल गया। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड पार्ट का कर रहे हैं, जब हम लोग आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल प्लेट, आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल प्लेट एंड व्हेन द चार्जिंग बैटरी इज रिमूव्ड। हमने चार्जिंग बैटरी को रिमूव करके एक मेटल प्लेट को इंसर्ट किया आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ। पहले मैं इसको बेटर लिख लेता हूं। पहले हमने क्या किया? पहले हमने बैटरी को रिमूव किया ना। व्हेन बैटरी is removed and then metal plate is inserted। तो मुझे थोड़ा क्वेश्चन को इरेज करना होगा। देखो, ये था डायग्राम, ये हुआ मेटल, ये हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस प्लेट में 4 प्लस है, इस प्लेट में माइनस है। दो प्लेट के बीच में सेपरेशन क्या है? ये है डी, और हमने क्या किया? एक मेटल प्लेट को इंट्रोड्यूस किया जिसका थिकनेस है 0.01 मीटर। तो ये हुआ मेटल प्लेट, ये हुआ मेटल प्लेट जिसका थिकनेस है टी, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 0। तो बाकी जगह पर तो एयर है, और सिर्फ इस जगह पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। तो मुझे थोड़ा क्वेश्चन इरेज करना होगा क्योंकि जगह नहीं है। तो चलो क्वेश्चन को फटाफट इरेज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन इरेज करो। जल्दी जल्दी एक बार ट्राई करो खुद से, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा? जब हमने मेटल प्लेट को इंट्रोड्यूस किया, तब पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या आएगा दो प्लेट के बीच में, ठीक है? यहां तक तो हम लोग इरेज कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, तो डेल्टा वी क्या होगा? डेल्टा वी, ठीक है? ठीक है, डेल्टा वी जब हम लोग मेटल प्लेट को इंट्रोड्यूस किए, देखो ये हो जाएगा। ये तो 0 है, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 इंटू टी, ठीक है? और बाकी जगह पर तो ई नॉट ही है, यहां पर भी और यहां पर भी। ये हुआ ई नॉट और ये भी हुआ ई नॉट। तो 0 इंटू टी और ये हुआ ई नॉट। ई नॉट जो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड था वो तो पहले पूरे जगह पर था डी पर। अब मेटल प्लेट का थिकनेस है टी, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, लेकिन ई नॉट अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो एग्जिस्ट कर रहा है डी माइनस टी थिकनेस पर। ये हुआ टी, तो बाकी थिकनेस होगा ये स्पेस और ये स्पेस मिलकर डी माइनस टी, ठीक है? तो 0 इंटू टी, ये हुआ ई नॉट इंटू डी माइनस टी। ई नॉट का वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट पर मीटर, और डी माइनस टी, डी का वैल्यू है 0.05 माइनस ये हुआ 0.01, ये हुआ 3 इंटू 10 टू द पावर 4, और ये हुआ 0.04, ठीक है? ये कितना हुआ? ये हुआ 3 इंटू 4 12 ना, 3 इंटू 4 12, तो ये हुआ 0.12। चलो इसको ऐसे ही करते हैं बेटर। ठीक है, चलो इसको ऐसे ही करते हैं 0.12। तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 0.12 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 वोल्ट, ठीक है? इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है? 3 इंटू 0.4, ये हुआ 10 टू द पावर 4, 3 इंटू 4 12, ये
पॉइंट आगे 2 घर पर है, ये 0.12 10 टू द पावर 4 वोल्ट। ठीक है, ठीक है, तो ये हुआ न्यू पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब हमने मेटल प्लेट को इंट्रोड्यूस नहीं किया था तो ये हुआ इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस, और मेटल प्लेट इंट्रोड्यूस करने के बाद ये हुआ फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस। और लास्ट एक क्वेश्चन बचा है, व्हाट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब वर इंट्रोड्यूस्ड इन प्लेस ऑफ मेटल प्लेट। तो चलो इसको भी कर लेते हैं। अब हमने क्या किया, मेटल प्लेट को इंट्रोड्यूस ना करके एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एकदम आसान है, क्वेश्चन देखते ही उसको उड़ाना चाहिए। क्या होगा, क्या होगा अभी बोलो, क्या होगा? देखो ये हुआ नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, ये हुआ, क्वेश्चन देखते ही इसको उड़ाना चाहिए, क्वेश्चन देखते ही उड़ाना चाहिए। ये हुआ नंबर 3, नंबर 3 मैं यहां पर कर लेता हूं, नंबर 3। ये हुआ दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन, ये था D, ये हुआ D, और ये हुआ एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका ये हुआ थिकनेस T, और ये हुआ K इक्वल टू 2, और ये हुआ प्लस 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 प्लस, ये हुआ प्लस, और ये हुआ माइनस। ये जगह पर E नॉट है और ये भी जगह पर E नॉट है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये होता है E, ये होता है E। जो प्लेस पर डाइलेक्ट्रिक नहीं है वो तो एयर है, एयर पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक के प्लेस पर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, वो कितना होगा E, और E का वैल्यू क्या है, E का वैल्यू है E नॉट डिवाइड बाई K, और K का वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में, K का वैल्यू है 2। ठीक है, अब क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, अब निकालते हैं। चलो ये होगा, अच्छा ठीक है मैं इसको साइड में फिर लिख दूंगा। ठीक है, तो ये हुआ डेल्टा V, जब हम लोग मेटल प्लेट को इंट्रोड्यूस ना करके एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो ये हुआ डेल्टा V, और ये हो जाएगा E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस E इंटू ये हुआ T, क्योंकि E नॉट अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है जो प्लेस पर एयर है, ये प्लेस पर एयर है और ये प्लेस पर एयर है, तो E इंटू टी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस क्या है T, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है E, जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है, E इंटू टी, और बाकी जगह पर E नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, E नॉट इंटू डी माइनस टी, ये हुआ T, और ये प्लेस क्या हो जाएगा, सिंपल D माइनस टी। पहले क्वेश्चन में क्या था, पहले क्वेश्चन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था मेटल प्लेट में, तो ये टर्म आया था जीरो। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए E इंटू टी, तो E नॉट का एक्सप्रेशन क्या है, E नॉट, अच्छा E नॉट डी माइनस टी, ये तो 0.12, देखो ये टर्म हमने ऑलरेडी सेकंड पार्ट में कैलकुलेट कर लिया था, ये हुआ 0.12 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 प्लस E क्या होगा, E हो जाएगा, इसको मैं साइड में कैलकुलेट कर लेता हूं, E नॉट बाई के, E नॉट इज कितना हुआ 3 10 टू द पावर 4 है ना, ये हुआ 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 बाई के का वैल्यू है 2, तो ये हुआ 1.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4, तो ये हुआ 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4, और टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू 0.01, ये हुआ 0.01, इसको उठाओ, ये हुआ 100, तो ये हुआ 0.12 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4, और ये हुआ 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 2। अब इसको कैसे इक्वेट कर 10 टू द पावर ऑफ 2, अच्छा चलो इसको कर लेते हैं, ये हुआ 0.12 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस ये हुआ 1.5 इंटू 10 टू द पावर 2, ये हुआ 12 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 1.5 इंटू 10 टू द पावर 2। अब मैं दोनों को कॉमन ले सकता हूं, ये हुआ 13.5 इंटू 10 टू द पावर 2, ये हुआ वोल्ट। तो इनिशियल पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है, सेकेंड पार्ट का आंसर ये है, और जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर ये है। ये हुआ जब हमने मेटल प्लेट को इंट्रोड्यूस नहीं कराया, ये आंसर है जब हम लोग मेटल प्लेट को इंट्रोड्यूस कराए, ये हो पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम लोग मेटल प्लेट को इंट्रोड्यूस नहीं करा के एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तब ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। एक बार चेक कर लेता हूं, 0.12 10 टू द पावर 4 E इंटू टी, 1.5 10 टू द पावर 4, T है 0.01, इसको काटो 1.5 10 टू द पावर 2, 0.1 10 टू द पावर 10 टू द पावर 2, इसको जस्ट ब्रेक करके लिखा, तो 0.1 10 टू द पावर 2 कितना हुआ 12 इंटू 10 टू द पावर 2, और ये हुआ 1.5, तो ये कॉमन ले लो 13.5 10 टू द पावर 2, तो ये हुआ भाई थर्ड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन कैसा लगा, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई अब इंट्रोड्यूस कर रहा है भाई। तो इस क्वेश्चन को अगर छोड़ जाओगे तो एग्जाम में
क्वेश्चन भी छोड़ कर आ गए, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, दिमाग पर जोर डालो, क्योंकि स्ट्रेस के बिना तुम कुछ अचीव नहीं कर सकते। अगर तुमने ये सोच लिया कि आराम से मस्त दिन चल रहा है भाई, वैसे ना कुछ काम में तुम सक्सेस नहीं कर पाओगे। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लो। तो ये हुआ हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 और इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा एनालाइजिंग सिचुएशन अप्लाई करना है। देखो कुछ क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला से मिलेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन में तुम्हें एनालाइजिंग पावर अप्लाई करना है। अब सर ये एनालाइजिंग पावर कहां से आएगा? प्रैक्टिस। एग्जाम में प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है। एग्जाम में जो तुम घर से प्रैक्टिस करके गेन करके जा रहे हो वो ही तुम्हें अप्लाई करना है। ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी तुम्हें आइडिया लगेगा कि इस रास्ते से जाऊं ताकि हम लोग एक क्वेश्चन को जल्दी टैकल कर सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड है कि तुम कितना टाइम दे रहे हो फिजिक्स को। ये मैं हर वक्त अपने स्टूडेंट लोगों को बोलता हूं कि सब स्टूडेंट नहीं, सब सब्जेक्ट टफ है, लेकिन उसमें से भी फिजिक्स थोड़ा बहुत टाइम डिमांड करता है। फिजिक्स डिमांड टाइम। फिजिक्स को तुम्हें टाइम देना ही देना होगा सब सब्जेक्ट से ज्यादा, क्योंकि फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल आता है जिसमें तुम्हें एनालाइजिंग पावर अप्लाई करना है। अगर तुम अबव 65 मार्क्स लाना चाहते हो तो सिचुएशन डिपेंडेंट, ठीक है। तो चलो, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज टू ए सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। When a 3 mm thick slab is slipped between the plates, the plate separation is to be increased by 2.4 mm to maintain the same potential difference. Find the dielectric constant of slab. सर कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप समझाओ, ठीक है। चलो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज किए। नेक्स्ट लाइन क्या है? नेक्स्ट लाइन को हम लोग डायग्राम से समझते हैं। देखो, ये हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का दो प्लेट, मान लो इसमें प्लस है चार्ज, ठीक है, और ये हुआ इनिशियल सेपरेशन D और ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट। नेक्स्ट सिचुएशन क्या हुआ? नेक्स्ट सिचुएशन में हम लोग दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये था D, अब हमने ये सेपरेशन को इंक्रीज किया D प्लस 2.4 मिलीमीटर, ठीक है। इस प्लेट में चार्ज है प्लस, इस प्लेट में चार्ज है माइनस, और इसके साथ एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने इंट्रोड्यूस कराया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, वो ढूंढना है। और इसका जो थिकनेस है T, मैं उसको कह रहा हूं T का वैल्यू है कितना? T का वैल्यू है देखो 3 मिलीमीटर। तो नेक्स्ट सिचुएशन में मैं क्या किया? When a 3 mm thick slab is slipped between the plates, the plate separation is to be increased by 2.4 mm. नेक्स्ट लाइन को हम लोग बाद में पढ़ते हैं। तो अगर इनिशियल सेपरेशन है D, फाइनल सेपरेशन हो जाएगा D प्लस 2.4, और हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करा जिसका थिकनेस है T जो है 3 मिलीमीटर, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें ढूंढना है। तो देखो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अगर यहाँ पर E नॉट है, पहले तो E नॉट पूरे स्पेस पर था, अब E नॉट इस प्लेस पर होगा E नॉट, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E। डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E, और E का वैल्यू होता है E नॉट बाई K। डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ओरिजिनल का 1 बाई K टाइम्स, ठीक है, बात खत्म। लेकिन हमने ये सेकंड सिचुएशन किया इसलिए टू मेंटेन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। पहले मान लो दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल था डेल्टा V या V, नेक्स्ट सिचुएशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो दोनों केस में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। जस्ट इक्वेट करो, आ जाएगा आंसर डाइलेक्ट्रिक स्लैब और इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो ये हुआ। अच्छा, इस सिचुएशन का तुम्हें V निकालो, V इक्वल टू ये हो जाएगा E नॉट इंटू D, और ये वाले सिचुएशन का V निकालो। अब ये V क्या होगा? V होगा देखो इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, तो E नॉट कहां पर है? E नॉट हुआ D, अच्छा ये हुआ, देखो ये हुआ E नॉट। E नॉट कहां पर है? चलो पहले ना E को लिखते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड है E और उसका थिकनेस है T, तो ये हुआ E इंटू T, और बाकी जगह पर तो E नॉट है ना, बाकी जगह का थिकनेस क्या होगा? ये हुआ D प्लस 2.4, ये हुआ D प्लस 2.4 माइनस ये हुआ T, ठीक है। D प्लस 2.4 तो पूरा हुआ, D प्लस 2.4 तो पूरा हुआ, और ये हुआ T, तो T को माइनस कर दो, ये प्लेस और ये प्लेस पर E नॉट एग्जिस्ट कर रहा है।
डायरेक्टली स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? डायरेक्टली स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड है E, जिसका वैल्यू है E नॉट बाई के। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है T थिकनेस में, T थिकनेस जो है डायरेक्टली स्लैब का, और बाकी थिकनेस, बाकी जो पोर्शन है ये वाला प्लेस और ये वाला प्लेस, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है E नॉट। ये प्लेस और ये प्लेस का थिकनेस क्या होगा? ये है T, पूरा है D प्लस 2.4, तो सबट्रैक्ट कर दो D प्लस 2.4 माइनस T, ये जगह और ये जगह, ये हुआ अल्टीमेट थिकनेस जिसमें E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, चलो इसको करते हैं। E क्या हुआ? E हुआ E नॉट बाई के, और T का वैल्यू, अच्छा T को हम लोग बाद में पुट करते हैं, चलो T का वैल्यू बाद में पुट करते हैं। ठीक है, ये हुआ T, ये हुआ E नॉट, और ये हुआ D प्लस 2.4 माइनस ये हुआ T। एक काम करो तुम, E नॉट को कॉमन ले लो, बेटर E नॉट को कॉमन ले लो, ये हुआ T प्लस के, ये हुआ D प्लस 2.4, ये हुआ माइनस T। E नॉट को कॉमन लिया, ये हुआ T बाई के, और ये हुआ D प्लस 2.4 माइनस T। अब वैल्यू पुट करो, E नॉट वैल्यू पुट करो, ये हुआ T का वैल्यू क्या है? T का वैल्यू है 3 मिलीमीटर, ये हुआ 3, K का वैल्यू निकालना है, और ये हुआ D, अच्छा T का वैल्यू तो नहीं गिवन है, D प्लस 2.4 माइनस T का वैल्यू कितना है? 3। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट करो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं रेस कर रहा हूं 1 2 3। तो पहले हमने क्या किया? इनिशियल सिचुएशन का हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला और फाइनल सिचुएशन का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। क्वेश्चन में एक ही हिंट था कि दोनों ही सिचुएशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल है, तो ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन को इक्वेट करो। तो करते हैं, चलो ये हुआ E नॉट इंटू D, और ये हुआ E नॉट, और ये हुआ 3 बाई के, और ये हुआ 3 बाई के प्लस D प्लस 2.4 माइनस ये हुआ 3। तो E नॉट कैंसिल, ये हुआ D इक्वल टू 3 बाई के प्लस D प्लस 2.4 माइनस 3, D कैंसिल, और ये कितना हुआ? अच्छा 3 बाई के, अच्छा ये हुआ 0, 3 बाई के प्लस 2.4 माइनस 3, इसको ले जाओ इधर, ये हुआ 3 माइनस 2.4 इक्वल टू 3 बाई के, ये हुआ कितना? ये हुआ 0.6, ये हुआ 0.6, 3 बाई के इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 0.6, ये हुआ 30, और ये हुआ 6 से 30 काटो, ये हुआ 5। तो डायरेक्ट्रिक स्लैब का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है K इक्वल टू 5। ये हुआ अल्टीमेट आंसर। क्वेश्चन एकदम आसान था, सिंपल हलवा सवाल था। अगर तुम्हें अप्रोच आता है तो तुम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, एकदम इजीली। तो चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 में, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल नंबर 4, ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत कुछ सिखा के जाएगा और बहुत सारा कंसेप्ट तुम्हें मिलेगा। तो थोड़ा टाइम देके इस क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो फील करने का कोशिश करो। ठीक है, चलो। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 50 पिकोफैराड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 4 मिलीमीटर। ये हुआ कैपेसिटेंस और ये हुआ सेपरेशन। इट इज चार्ज टू 200 वोल्ट, ठीक है, और एंड देन चार्जिंग बैटरी इज रिमूव्ड। तो चार्जिंग बैटरी हमने रिमूव किया, मतलब कुछ आइडिया लग रहा है कि इस क्वेश्चन में चार्ज तो कांस्टेंट है, ये हिंट हमें दे रहा है। नाउ ए डायरेक्ट्रिक स्लैब जिसका थिकनेस डायरेक्टली कांस्टेंट है 4 ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर इज प्लेस्ड। 2 मिलीमीटर मतलब पूरे जगह तो हमने डायरेक्ट्रिक स्लैब से कवर नहीं किया है, क्योंकि सेपरेशन है, इनिशियल सेपरेशन है 4 मिलीमीटर, ये है 4 मिलीमीटर, और कुछ जगह पर 2 मिलीमीटर। डायरेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस है 2 मिलीमीटर। डायरेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस कैपेसिटर के दोनों प्लेट में जो सेपरेशन था 4 मिलीमीटर उसका इक्वल नहीं है, मतलब पूरे जगह पर हमने डायरेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट नहीं करा है, पार्शियली इंसर्ट हुआ है, पार्शियली। फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच प्लेट, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, फाइनल एनर्जी इन द कैपेसिटर, एनर्जी लॉस। तो फाइनल चार्ज ऑन ईच प्लेट हमने क्या करना होगा, सिंपल इनिशियल चार्ज निकालो और वही होगा फाइनल चार्ज, क्योंकि जब हम लोग बैटरी को रिमूव कर रहे हैं और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट को एंटर कर रहे हैं तो चार्ज तो इस क्वेश्चन में कांस्टेंट रहेगा, ये तो हमने पहले से ही थ्योरी में सीख लिया, कोई नया बात नहीं है। तो चलो करते हैं। गिवन डेटा क्या क्या है, ये हुआ इनिशियल कैपेसिटेंस जो है 50 पिकोफैराड, और ये हुआ सेपरेशन D इक्वल टू कितना है 4 मिलीमीटर, और ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ 2
100 वोल्ट, और ये हुआ डायरेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस, सॉरी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये थिकनेस कितना है, थिकनेस है कितना 2 मिलीमीटर। ये हुआ इनिशियल कैपेसिटेंस, ये हुआ सेपरेशन, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये हुआ डायरेक्ट्रिक स्लैब का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये डायरेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस। फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच प्लेट। तो भाई इनिशियल चार्ज निकालो ना, इनिशियल चार्ज क्या होगा, Q नॉट इक्वल टू C नॉट इंटू V नॉट। ये हुआ 50 पिको फेराड इंटू 200 वोल्ट। ये हुआ 5 इंटू 2 10, ये हुआ 10, और ये 1 2 3, तो 1 2 3, ये हुआ पिको कूलम। तो ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ 4, 10 टू द पावर ऑफ 4 पिको कूलम। 10 टू द पावर ऑफ 4 पिको कूलम मींस 10 टू द पावर ऑफ -12 कूलम। ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ -8 कूलम। पिको फैराड मींस 10 टू द पावर -12। सिमिलरली पिको कूलम 10 टू द पावर -12 कूलम। ठीक है, तो C नॉट इंटू V नॉट पिको फैराड, और ये हुआ 200 वोल्ट को चेक कर लेते हैं। 5 इंटू 2 10, और ये हुआ 1 1 0 2 0 3 0 3 0 पुट करा 1 2 3 4 10 टू द पावर 4 पिको कूलम। ये हुआ पिको कूलम से कूलम, ये हुआ फाइनल आंसर। ये हुआ एक्चुअली इनिशियल चार्ज, और वही हो जाएगा फाइनल चार्ज, क्योंकि जब हम लोग बैटरी को रिमूव कर रहे हैं और डायरेक्ट्रिक स्लैब को हमने एक्चुअली इंसुलेटिंग हैंडल से हमने पकड़ा है और ये डायरेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया है। जब हम लोग डायरेक्ट ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जब हम लोग बैटरी को रिमूव कर रहे हैं और एक इंसुलेटिंग स्लैब की मदद से, इंसुलेटिंग हैंडल की मदद से जो भी काम कर रहे हैं, तो चार्ज कांस्टेंट रहता है। अगर हमने इंसुलेटिंग हैंडल से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पकड़ा है बैटरी रिमूव करने के बाद, तो चार्ज कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इंसुलेटर के थ्रू तो चार्ज फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अगर हमने डायरेक्ट टच किया तो वो वाला दोनों ही प्लेट क्या हो जाएगा, दोनों ही प्लेट में चार्ज 0 0 हो जाएगा, जब चार्ज प्लेट से ह्यूमन बॉडी में फ्लो कर जाएगा। ठीक है, चलो ये हुआ पहले पार्ट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, फाइंड फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करो, चलो कर लेते हैं डायग्राम ड्रॉ, बेटर होगा। ठीक है, ये हुआ D, ये हुआ प्लस, और ये हुआ माइनस। ये हमने एक डायरेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया जिसका थिकनेस है T, और डायरेक्ट्रिक स्लैब का K इक्वल टू 4 है, और ये हुआ डायरेक्ट्रिक स्लैब के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो अभी फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, ये हुआ VF। देखो ये E नॉट है, और ये E नॉट है, और ये हुआ E। तो T थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ये हुआ E इंटू T, और बाकी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट, ये हुआ E नॉट इंटू D माइनस T। E का वैल्यू क्या है, E का वैल्यू है E नॉट बाई K, और ये हुआ T, और ये हुआ E नॉट इंटू D माइनस T। अब ये E नॉट को कॉमन लो, E नॉट को मैंने कॉमन लिया, ये हुआ T बाई K प्लस D माइनस T। E नॉट का वैल्यू क्या है, E नॉट का वैल्यू निकाल लेते हैं, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन को थोड़ा इरेज करना होगा, चलो क्वेश्चन को इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो चलो E नॉट तुम निकाल सकते हो। E नॉट क्या है, E नॉट है इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो पहले तो दो प्लेट के बीच में E नॉट ही था, जब हम लोग डायरेक्टली स्लैब को इंसर्ट कर रहे हैं तो ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस पर E नॉट तब भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये डायरेक्टली स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E, सिंपल। चलो तो E नॉट को थोड़ा बहुत समझते हैं। E नॉट क्या है, E नॉट है इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। E नॉट क्या था एक्चुअली, मान लो पहले ये था, इसको मैं थोड़ा सा साइड में करता हूं, ये हुआ D थिकनेस, ये है पूरा D थिकनेस इनिशियल सिचुएशन, ये हुआ प्लस, ये हुआ प्लस, और ये हुआ माइनस, और ये होगा E नॉट। पहले तो कोई डायरेक्टली स्लैब नहीं था, पूरे प्लेस पर ही E नॉट था पूरे। अरे ये क्या होगा, ये हुआ E नॉट। E नॉट का वैल्यू क्या होगा, E नॉट, E नॉट का वैल्यू हो जाएगा, E नॉट का वैल्यू हो जाएगा सिंपल V इंटू V बाई डी हो जाएगा। E नॉट का वैल्यू हो जाएगा V बाई डी। अच्छा मान लो ये है इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट, ठीक है, ये इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये E नॉट हुआ V नॉट बाई डी। जब हमने डायरेक्टली स्लैब को एंटर नहीं कराया था तो पूरे स्पेस पर, मतलब दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट ही था। E नॉट इक्वल V नॉट बाई डी, V नॉट इज 200 वोल्ट, और D क्या है, D है 4 मिलीमीटर, तो 4 मिलीमीटर मीन्स 4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ये हुआ 2, हाँ ये हुआ 50,
और ये हुआ 50 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 5 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर। 204 मिलीमीटर मीन्स, अच्छा 4 मिलीमीटर मीन्स 4 10⁻³ 200/4 50 हुआ और 10⁻³ ऊपर गया 15 10⁻³ वोल्ट पर मीटर 5 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर। ये हुआ इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब हम लोग डायरेक्टली स्लैब को इंसर्ट किए तो इस जगह पर ई नॉट हुआ, ये जगह और ये जगह पर, और ये जगह पर ई हुआ। तो ई नॉट का वैल्यू पुट करो, ठीक है, फाइनल एनर्जी लॉस। ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा सा यहां पर कर लेता हूं। अच्छा, ई नॉट का वैल्यू क्या है? ई नॉट का वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁴। और टी का वैल्यू क्या है? टी का वैल्यू है 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर ना, डी माइनस टी। अच्छा 2 मिलीमीटर, ये हुआ 2 मिलीमीटर और के का वैल्यू है 4। डी का वैल्यू क्या है? डी का वैल्यू है कितना? 4 मिलीमीटर, ये हुआ 4 मिलीमीटर। नेक्स्ट टी का वैल्यू क्या है? टी का वैल्यू है 2 मिलीमीटर। ध्यान से भाई, अगर यूनिट गड़बड़ किया तो आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान से। ये हुआ फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस 5 इंटू 10⁻⁴, 5 इंटू 10⁻⁴, 2/4, ये हुआ हाफ मिलीमीटर ना, हाफ मिलीमीटर प्लस 4 - 2 2 मिलीमीटर। ठीक है, इसका एलसीएम लो, 5 इंटू 10⁻⁴ एलसीएम करोगे तो ये आएगा 5/2 मिलीमीटर। इसको 5/2, अच्छा ये हुआ 5 इंटू 10⁻⁴, नेक्स्ट 5/2 इंटू 10⁻³ मीटर। अब करो, कितना हुआ? 25/2 और ये हुआ 10, तो ये हुआ 12.5 इंटू 10 और ये हुआ 125 वोल्ट। ये हुआ आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा 5 इंटू 10⁻⁴, 2/4 हाफ मिलीमीटर, ये हुआ 4 - 2 2 मिलीमीटर, 5 इंटू 10⁻⁴ एलसीएम करोगे तो ये आएगा 5/2 मिलीमीटर। मिलीमीटर से मीटर में लाया, 5 5 25, ये हुआ 2 नीचे 10⁻⁴ 10⁻³ 10, 25/2 12.5, 12.5 से 10 मल्टीप्लाई किया, ये हुआ 125। तो डायरेक्टली स्लैब को इंसर्ट कराने के बाद अब दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 125 वोल्ट। ठीक है, और दो पार्ट का आंसर हमें चाहिए। एक पार्ट है फाइनल एनर्जी इन द कैपेसिटर आफ्टर इंसर्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक स्लैब, और ये एक हुआ एनर्जी लॉस। तो अभी भी दो क्वेश्चन बाकी है सेम नंबर का, जो न्यूमेरिकल नंबर 4। इसको पहले कॉपी कर लो, जाते हैं नंबर 3 और नंबर 4 में। ठीक है, चलो। तो पहला पार्ट का आंसर क्या आया हमारा? फाइनल चार्ज ये हुआ QF और इनिशियल चार्ज सेम था, ये हुआ 10⁻⁻8 कूलम। और सेकेंड पार्ट जो है फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये हुआ VF, ये आया 125 वोल्ट। थर्ड पार्ट का क्वेश्चन क्या था? थर्ड पार्ट का क्वेश्चन था डायरेक्टली स्लैब इंट्रोड्यूस करने के बाद फाइनल एनर्जी में चाहिए, मतलब हाफ CV²। तो पहले एक काम करो तुम इसमें अच्छा ये तो हमने सीखा है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? जब हम लोग बैटरी को रिमूव करते हैं और डायरेक्टली स्लैब को इंसर्ट कराते हैं तो फाइनल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है? U0/K। ये हुआ UF इक्वल टू ये हुआ U0/K। ये फॉर्मूला अप्लाई करो, गलत। ये फॉर्मूला हम लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं जब दो प्लेट के बीच में हम लोग डायरेक्टली स्लैब को कंप्लीटली इंसर्ट कर रहे हैं। डायरेक्टली स्लैब का थिकनेस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन सेम हो। डायरेक्टली स्लैब का थिकनेस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में सेपरेशन का वैल्यू सेम हो, मतलब हम लोग डायरेक्टली स्लैब को पूरे जगह पर इंसर्ट कर रहे हैं। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा। तो ये वाला फॉर्मूला देख के ही मत अप्लाई कर देना। ये वाला फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब हम लोग डायरेक्टली स्लैब को कंप्लीटली इंसर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन है 4 मिलीमीटर और डायरेक्टली स्लैब का थिकनेस है 2 मिलीमीटर, मतलब डायरेक्टली स्लैब को हमने पार्शियल इंसर्ट किया है। कुछ जगह पर अभी भी एयर है। 4 मिलीमीटर माइनस 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर पर अभी भी एयर था, एग्जिस्ट कर रहा है एयर। तो 2 मिलीमीटर है डायरेक्टली स्लैब का थिकनेस और बाकी जो 2 मिलीमीटर का स्पेस है वहां पर अभी भी एयर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब हवा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई मत कर देना। ठीक है, चलो। तो क्या करना होगा? इसके लिए पूरा एनालाइज करना होगा हाफ CV²। ठीक है, चलो।
करते हैं। तो ये हुआ फाइनल एनर्जी, ये हुआ हाफ, ये हुआ C और ये हुआ VF का स्क्वायर। C को हमने नहीं निकाला, VF को तो निकाल लिया। अब C कैसे निकाले, देखो C कैसे निकाले, C कैसे निकाले, चलो इसके लिए फिर से एनालाइज करते हैं। C कैसे निकाले, C कैसे, अच्छा चलो डायग्राम वाइज एनालाइज करते हैं, ठीक है। ये हुआ प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, ये हुआ इनिशियल सिनेरियो D सेपरेशन, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट। जब हमने नेक्स्ट ये डायरेक्टली स्लैब को, ये है D, ठीक है, ये है प्लस 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 प्लस, ये हुआ माइनस माइनस, और अभी हमने एक डायरेक्टली स्लैब को इंट्रोड्यूस किया जिसका थिकनेस है कितना, जिसका थिकनेस है 2 मिलीमीटर, और बाकी जगह पर अभी भी एयर है। ये हुआ E नॉट और ये हुआ E नॉट। डायरेक्टली स्लैब का K कितना है, K है 4, और ये है T और ये है T, ठीक है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E, ठीक है। तो C है इस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस, फाइनल कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस। तो इसका C क्या होगा, इसका C हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई ये हुआ D माइनस T प्लस T बाई K। D माइनस T थिकनेस पर एयर है और T थिकनेस पर डायरेक्टली कांस्टेंट है, ठीक है। अब हमें ये एप्सिलॉन A का वैल्यू तो नहीं पता। अच्छा, एप्सिलॉन A वैल्यू निकालने का और एक तरीका है, देखो इस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस कितना है, ये हुआ C नॉट और ये हुआ एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो एप्सिलॉन नॉट A कहां से आया, ये हुआ C नॉट इंटू D। C नॉट का वैल्यू क्या है, C नॉट का वैल्यू है 50 पिकोफैराड, ये हुआ 50 पिकोफैराड, और D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू है 4 मिलीमीटर। बहुत एनालाइज करना है इस क्वेश्चन में, दिमाग लगाओ तभी तो दिमाग खुलेगा ना, बिना दिमाग के तो भाई क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट A का वैल्यू कितना आया, तो एप्सिलॉन नॉट A का वैल्यू आया C इक्वल टू ये आया एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D माइनस T प्लस T बाई K। एप्सिलॉन नॉट A का वैल्यू है 50 पिकोफैराड इनटू ये हुआ 4 मिलीमीटर। अब देखो D माइनस T मतलब 4 माइनस 2 कितना हुआ, 2 मिलीमीटर, ये हुआ 2 मिलीमीटर प्लस T बाई K, T बाई K 2 बाई 4, 2 बाई 4, 2 बाई 4 T, सॉरी 2 बाई 4 T बाई K ना, 2 बाई 4 कितना आया, हाफ मिलीमीटर, ये हुआ हाफ मिलीमीटर। चलो साइड में कर देता हूं, T बाई K, T है कितना, T है 2 मिलीमीटर, और ये हुआ K, तो ये हुआ हाफ मिलीमीटर, ठीक है, ठीक है। तो ये करो 50 पिकोफैराड इनटू ये हुआ 4 मिलीमीटर, और ये अगर एलसीएम करोगे तो ये आया 5/2 मिलीमीटर। मिलीमीटर से मिलीमीटर काटो, ठीक है। अच्छा, ये हुआ 2/5 इंटू 50 पिकोफैराड इंटू ये हुआ 4, 5 से इसको काटो कितना हुआ 10, तो ये हुआ 20 इंटू 4, और ये हुआ पिकोफैराड मीन्स ये हुआ 80 पिकोफैराड। तो 2/5 इंटू 50 पिकोफैराड इंटू 4, 5 से 50 काटो 10, 20 इंटू 4, ये हुआ 80 पिकोफैराड। तो फाइनली कैपेसिटेंस का वैल्यू आया 80 पिकोफैराड, जो इनिशियल था वो था 50 पिकोफैराड। तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ है। तो ये हुआ हाफ 80 पिकोफैराड मींस 80 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12, और ये हुआ VF कितना है 125, ये हुआ 125, ये हुआ 125, 2 से 80 गया, ये हुआ 40, तो ये हुआ 125, 125, ये हुआ 4, और ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ -11, और ये हुआ जूल। एक बार चेक कर लेते हैं C का वैल्यू कितना है, फाइनल कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस 80 पिकोफैराड, 80 × 10 टू द पावर ऑफ -12, पिको मींस पिको फेमटो एटो, तो ठीक ही है, -12, VF फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये फाइनल कॉम्बिनेशन है, ये है फाइनल कॉम्बिनेशन। फाइनल कॉम्बिनेशन का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 125 वोल्ट, 125 125, 2 से 80 गया 40, 40, अच्छा ये 125 125, ये हुआ 4, और ये एक जीरो था जिसको हमें 10 टू द पावर -12 मल्टीप्लाई किया 10 टू द पावर -11। तो एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लेते फटाफट, रुको एक बार, ये मेरा एक मोबाइल है जो चार्ज पर हमने प्लेस किया है। अरे ये कितना आएगा भाई, 125 इंटू 125 इंटू ये दिया हुआ 4, 62500, 62500, तो ये आया 62500 10 टू द पावर ऑफ -11,
और ये हुआ 625 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9 जूल। 10 टू द पावर ऑफ 2, 10 टू द पावर 11, 10 टू द पावर 10 टू द पावर 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर -11, ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ -9 जूल। तो ये हुआ फाइनल कॉम्बिनेशन का एनर्जी 625 इंटू द -9 जूल। और एक क्वेश्चन था एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस मतलब ऑब्वियसली इनिशियल कॉम्बिनेशन की एनर्जी ज्यादा है, तभी क्वेश्चन में पूछा है कि इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस है, मतलब इनिशियल एनर्जी लॉस। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। एनर्जी लॉस हाफ सी नॉट वी नॉट, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, फटाफट कॉपी कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चलो इसको इरेज करते हैं और लास्ट पार्ट का आंसर निकाल लेते हैं। देखो इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई एक या दो पार्ट दे सकता है। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन को हमने एनालाइज किया और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो तुम लोग इसको धुआ धुआ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमें चाहिए फाइनल, अभी हमें चाहिए क्या, अभी हमें चाहिए एनर्जी लॉस। ये हुआ नंबर 4। अच्छा, एनर्जी लॉस निकालने के हमें इनिशियल जो कॉम्बिनेशन है उसका चाहिए एनर्जी। तो ये हुआ यू नॉट, ये हुआ हाफ, ये हुआ सी नॉट और ये हुआ वी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुआ हाफ। सी नॉट का वैल्यू है कितना, 50 पिकोफैराड। 50 पिकोफैराड मींस 50 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड और वी नॉट है 200 वोल्ट। ये हुआ 200 वोल्ट, ये काटो 25, तो 25 इंटू 2 और ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ 2 -12, ये हुआ 50 और ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ -10 जूल। अच्छा, इसको मैं बेटर, अच्छा ये तो 9 हो ही जाएगा ऑलमोस्ट। ये हुआ 5 इंटू 10 टू द पावर -9 जूल। एक बार चेक कर लेते हैं। 50 पिकोफैराड, ये हुआ इनिशियल कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस। 50 10 टू द पावर -12, वी नॉट इज 200। अच्छा, ये स्क्वायर था, हाँ मैंने ये गलती कर दिया, ये हुआ 200। रुको 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 बेटा रुको, तो 25 इंटू, ये हुआ 2 इंटू 2, ये हुआ 4 और ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ 1 2 3 4, 4 -12, ये हुआ 100 और ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ -8, ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ -6 जूल। तो ये हुआ हमारा आंसर यूएफ। ये हुआ फाइनल एनर्जी जो है ये, और ये हुआ इनिशियल एनर्जी। अब देखो ये 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -9, तो कैसे करूं, एक काम करो बेटर। ठीक है, देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, 6.25 इंटू 10 टू द पावर -7 जूल और इसको 10 टू द पावर ऑफ -7 के टर्म में लाओ। ये हुआ 10 डिवाइड बाई 10 और ये हुआ 10 टू द पावर -6 जूल और ये हुआ 10 इंटू 10 टू द पावर -7 जूल। ये 10 ऊपर गया तो 10 टू द पावर -6 -10 टू द पावर -7, तो ये हुआ डेल्टा यू, ये हुआ इनिशियल एनर्जी और ये हुआ फाइनल एनर्जी जो है 10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 जूल माइनस ये कितना हुआ भाई, ये हुआ 6.25 इंटू 10 टू द पावर -7 जूल और ये 10 माइनस 006.25, ये तो आएगा 57, ये 3.75, तो ये हुआ 3.75 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 जूल। तो ये हुआ इनिशियल और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में एनर्जी का लॉस। अच्छा, ये जो हमने 4 पार्ट निकाला 1 2 3 4, ये मेथड सबसे लंबा था आई थिंक, जो हमने थर्ड पार्ट में जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनर्जी निकाला जब हम लोग डायरेक्ट स्लैब को पार्शियली इंसर्ट किया। तो इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, तुम घर में चेक कर सकते हो। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, यूएफ। अभी मुझे ख्याल हुआ यूएफ, देखो जब हमने बैटरी को रिमूव किया और डायरेक्टली स्लैब को पार्शियली इंसर्ट किया, चार्ज तो इसमें कांस्टेंट था, तो अगर चार्ज कांस्टेंट होता है तो तुम इसमें Q और इसमें तुम VF लिख सकते हो, हाफ Q इंटू VF। Q तो इनिशियल और फाइनल कॉम्बिनेशन का सेम ही है, तो ये हुआ Q और ये हो जाएगा C0 इंटू V0 और ये हुआ VF। तुम अगर इसको सभी सॉल्व करते हो तो एक ही आंसर आएगा, ये हुआ जो 6.25 10 टू द -7। चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा इस केस में। VF ये हुआ फाइनल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस, Q मतलब चार्ज, इनिशियल और फाइनल कॉम्बिनेशन का चार्ज तो सेम ही है, तो इनिशियल कॉम्बिनेशन का मैंने चार्ज निकाला C0 और V0 और ये हुआ VF। इसका भी आंसर सेम ही आएगा, ये हुआ 6.25 10 टू द पावर -7 जूल। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ठीक है, चलो
तो ये है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 और ये क्वेश्चन बेस्ड है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, चलो। A slab of material of dielectric constant K has same area as the plates of a parallel plate capacitor, has a thickness 3d by 4 where d equal to separation between the plates. How is the capacitance changed when the slab is inserted between the plates? Initial capacitance C. कुछ भी समझ में नहीं आया? आओ डायग्राम बनाते हैं पहले। ठीक है, चलो आओ। अच्छा, ये हुआ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन माइनस माइनस। अच्छा, ये हुआ मान लो D। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। ये हुआ D और ये हुआ माइनस। ठीक है, ये हुआ कॉम्बिनेशन, इनिशियल कॉम्बिनेशन जिसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में सेपरेशन है D और इस कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटेंस है वो है C। क्वेश्चन में गिवन है। अब फाइनली क्या हुआ? फाइनली हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर रहे हैं जिसका एरिया सेम है और थिकनेस क्या है? 3d by 4। 3d by 4। अच्छा, 4 को ही काट दिया मैंने 4 को ही काट दिया, 4 को ही काट दिया। ये हुआ 4। ठीक है, तो ये हुआ 4, ये हुआ प्लस 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 प्लस। अच्छा, इसको थोड़ा लंबा कर दिया ना। अच्छा ठीक है, ये हुआ माइनस माइनस माइनस, ये हुआ d और ये हुआ डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K और इसका जो थिकनेस है वो है T। इसका जो थिकनेस है T और T का वैल्यू क्या है? T का वैल्यू है 3d by 4। ये हुआ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D और इसके बाद हमने इन दोनों प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया जिसका थिकनेस है T। T का वैल्यू है 3d by 4। अब इस कॉम्बिनेशन का हमें कैपेसिटेंस रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ C। फाइनल आंसर में तुम्हें C और K और बाकी और एक न्यूमेरिकल वैल्यू तुम ऐड कर सकते हो, लेकिन बाकी कुछ टर्म जैसे एप्सिलॉन हुआ, A हुआ, वो सब D है। D, अच्छा D को तुम ले सकते हो। फाइनल एक्सप्रेशन में C का टर्म होगा K और D। ठीक है, ऐसा हो सकता है, मैं तो अभी नहीं जानता। ठीक है, लेकिन कोई टर्म जैसे एप्सिलॉन A वो नहीं इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, A तो नहीं आएगा। एप्सिलॉन आ सकता है, एप्सिलॉन एक कांस्टेंट है, लेकिन एरिया ऑफ द प्लेट A वो कुछ नहीं आएगा। जो पैरामीटर तुम्हें गिवन है उसके टर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो C का वैल्यू क्या है इनिशियली? अच्छा, इनिशियली C का वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब इस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस हुआ सपोज CF, तो आओ CF निकालते हैं। ये हुआ CF, फॉर्मूला क्या है? ये हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, अच्छा D माइनस T थिकनेस पर एयर है इसलिए बाई ये हुआ 1 बाई ये हुआ 1, ये हुआ 1 और T थिकनेस पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। ओके, T। ठीक है, D माइनस T थिकनेस पर अब भी एयर है, ये जगह और ये जगह अभी एयर है, लेकिन T थिकनेस पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका कांस्टेंट है K। तो ये हुआ एप्सिलॉन नॉट A और ये हुआ D। T का वैल्यू है 3d by 4 और ये हुआ T। T का वैल्यू क्या है? T का वैल्यू है 3d by 4 इंटू K। अच्छा, ये हुआ एप्सिलॉन नॉट A और ये हुआ 4d माइनस D। अच्छा, ये हुआ d by 4, ये हुआ d by 4 और ये हुआ 3d by 4 इंटू K। एक बार चेक कर लेता हूँ, एलसीएम करो ना। 4d माइनस 3d क्या हुआ? d by 4, ये हुआ 3d by 4K। अच्छा, ये हुआ एप्सिलॉन नॉट A और ये मैंने कॉमन लिया, d by 4 कॉमन लिया, ये हुआ 1 प्लस 3 by K। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट A। अच्छा, ये हुआ एप्सिलॉन नॉट A, तो ये हुआ एप्सिलॉन नॉट A बाई ये हुआ d by 4। एलसीएम करो, ये आया K प्लस 3 डिवाइड बाई K। एप्सिलॉन नॉट A d by 4, ये हुआ K प्लस 3 बाई K। इसको हमें इरेज करना होगा। तो चलो, जस्ट 2 लाइन ही बचा है इस क्वेश्चन का, जस्ट 2 लाइन। ठीक है, जस्ट 2 लाइन बचा है। तो ये हुआ फाइनल कॉम्बिनेशन का CF। अब इसको उल्टा करो, 4 बाई D, ये हुआ 4 बाई D और ये हुआ K डिवाइड बाई K प्लस 3 और ये हुआ एप्सिलॉन नॉट A। D को मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेटर। ठीक है, अब देखो ये 4 ऊपर गया, 4 ऊपर गया, ये टर्म पूरा ऊपर गया, K डिवाइड बाई K प्लस 3 और एप्सिलॉन नॉट A बाई D। देखो तो कुछ सुना सुना लग रहा है, दिखा दिखा लग रहा है। ये हुआ 4K डिवाइड बाई K प्लस 3 और ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है, ये है इनिशियल कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस, दैट इज C। तो फाइनल कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस आया
4kc डिवाइड बाई k प्लस 3। ये हुआ फाइनल रिपोर्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन एकदम आसान था, हलवा सवाल था। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम से हम लोग कुछ बेहतर प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, चलो। तो ये है न्यूमेरिकल नंबर 6 और ये क्वेश्चन आया है CBSE 2020 में, कोविड का यार था। चलो एकदम आसान सवाल, एकदम आसान सवाल। एक कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफैराड इज चार्ज बाय बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। तो ये है कैपेसिटेंस और ये है पोटेंशियल डिफरेंस। द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी को हमें डिस्कनेक्ट किया एंड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर और फिल द स्पेस कंप्लीटली। इस केस में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कंप्लीटली इंसर्ट किया है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अब जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया तब दो प्लेट के बीच में कोई भी मतलब वैकेंट स्पेस नहीं है। दो प्लेट के बीच में अब कोई एयर नहीं है, पूरे जगह पर हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया। डाइलेक्ट्रिक स्लैब बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। तो बैटरी इज डिस्कनेक्टेड हमें ये हिंट दे रहा है कि इनिशियल और फाइनल चार्ज सेम रहेगा, मतलब चार्ज कांस्टेंट होगा। देखो, ठीक है, तो फाइंड द चेंज इन द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। और चेंज इन द चार्ज स्टोर्ड ये तो आएगा 0, क्योंकि इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज तो सेम रहेगा इसमें। फाइंड द चेंज इन द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस। चेंज निकालने को बोला है, चेंज चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। चेंज निकालने को बोला है, तो पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। ये हुआ इनिशियल कैपेसिटेंस जो है 4 माइक्रोफैराड, बैटरी है 12 वोल्ट का, बैटरी है 12 वोल्ट का। बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट किया और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने इंसर्ट किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 8। और ये हमने ढूंढा कि चेंज इन चार्ज इज 0। ठीक है, तो चार्ज है कांस्टेंट, चार्ज इक्वल टू ये हुआ कांस्टेंट, तो डेल्टा क्यू QO माइनस QF, इनिशियल चार्ज माइनस फाइनल चार्ज 0, क्योंकि चार्ज तो सेम ही रहेगा। ये हुआ Q माइनस Q, ये अल्टीमेट हुआ 0। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस है ये, और फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा सिंपल V0 बाई K। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है। जब हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया तो पोटेंशियल डिफरेंस गिर जाता है। तो V0 बाई K, V0 क्या है? V0 है 12 वोल्ट और K का वैल्यू क्या है? 8। 4 से काटो 3, 4 से काटो 2, ये हुआ 3 बाई 2 मतलब 1.5 वोल्ट। और ये हुआ डेल्टा V, ये हुआ V0 माइनस VF। तो 12 माइनस 1.5, 12 माइनस 1.5 कितना होगा? 10.5 ना, 11.5 तो नहीं होगा, ये हुआ 10.5 वोल्ट। 0.5 होता तो 11.5, 10.5। ठीक है, तो ये हुआ इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कंप्लीटली कर दिए और बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिए। तो ये हुआ फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस V0 बाई K, 12 बाई 8, 4 से काटो 3 बाई 2, 1.5, 12 माइनस 1.5, 10.5। चलो ये तो निकल गया। और क्या निकालने को बोला है? फाइंड द चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड, चेंज इन द एनर्जी स्टोर्ड। तो इनिशियल कॉम्बिनेशन और फाइनल कॉम्बिनेशन में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो हमें चाहिए ना। तो इनिशियल कॉम्बिनेशन का एनर्जी मान लो U0 है और फाइनल कॉम्बिनेशन की एनर्जी क्या होता है इसमें? याद है तो U0 बाई K। जब चार्ज सेम होता है तो एनर्जी गिर जाता है U0 बाई K। तो ये हुआ चेंज इन एनर्जी, इनिशियल माइनस फाइनल। ये हुआ U0 माइनस U0 बाई K। U0 को कॉमन लिया, 1 माइनस ऑफ 1 बाई K का वैल्यू गिवन। अच्छा, U0 क्या हुआ? U0 होगा हाफ C0 V0 स्क्वायर कर दो, ये हुआ हाफ C0 V0 का स्क्वायर, ये हुआ 1, K का वैल्यू है 8, तो ये हुआ 1 माइनस 1 बाई 8। अच्छा, C0 का वैल्यू क्या है? C0 इज 4 माइक्रोफैराड, ये हुआ 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6। V0 का स्क्वायर ये हुआ 12 इंटू 12 और ये हुआ 7 बाई 8। C0 इज 4 माइक्रोफैराड, 4 इंटू माइनस 6, V0 का स्क्वायर 12 इंटू 12, ये हुआ 7 बाई 8। तो चलो इसको करते हैं, ये 2 से काटो, ये हुआ 2 से गया 4, ये 2 से गया 8, 4 से ये गया 12, 3। ठीक है,
2 से 4 गया 2, 2 से 8 गया 4, 4 से 12 गया 3। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा रेस करना होगा। ठीक है, सभी पार्ट तो निकल गए, लास्ट पार्ट का आंसर हमें निकालना होगा। अच्छा चलो करते हैं आगे। ये हुआ डेल्टा यू जो है, ये हुआ 10 टू द पावर माइनस 6, ये हुआ 10 टू द पावर माइनस 6, ये हुआ 3 इंटू 12, ये हुआ 36 इंटू ये हुआ 12। ठीक है ना, चेक कर लेता हूं। 10 टू द पावर माइनस 6 रहा एज यूजुअल, 3 इंटू 12 कितना हुआ 36, और ये हुआ 7 कितना होता है 6 7 जा, ये 6 7 कितना होता है 252, ये हुआ 252 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जो एक बार चेक कर लो। ये हुआ 210 252। ठीक है, तो ये आ जाएगा 252 माइक्रो जूल। ये हुआ चेंज इन एनर्जी। तो क्वेश्चन कैसा लगा एक बार जरूर बताना। ठीक है, क्योंकि कमेंट ही मेरा मोटिवेशन है आगे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, अभी तो उतना क्या है, उतना कमेंट नहीं आ रहा है, जस्ट चैनल स्टार्ट किया हूं। आई होप मैं अपना हार्डवर्क करते रहूंगा और आप लोग मेरा साथ रहेंगे। ठीक है, तो एक बार कॉपी कर लो इसको, नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आज का हमारा प्रॉब्लम नंबर 7, और ये क्वेश्चन है CBSE 2019 का एक तगड़ा वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बहुत ही एनालाइजिंग पावर स्ट्रॉन्ग चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फील लो क्वेश्चन का। ए 200 माइक्रोफैराड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, हैविंग प्लेट सेपरेशन 5 मिलीमीटर, इज चार्ज्ड बाय ए 100 वोल्ट डीसी सोर्स। ठीक है, इट रिमेन्स कनेक्टेड टू द सोर्स। अभी हमने इस क्वेश्चन में जो बैटरी है उसको डिस्कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, आगे आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है। यूजिंग एन इंसुलेटिंग हैंडल, जो मैंने तुम लोगों को बोला था, इंसुलेटिंग हैंडल से अगर हम लोग कुछ सेपरेशन इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं और अगर डायरेक्टली स्लैब को इंसर्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें चार्ज का कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डबल। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा हटके वाला पार्ट है। तो अगर तुम चार्ज या वोल्टेज को कांस्टेंट से रखते हो तो इस क्वेश्चन में वो वाला मेथड काम नहीं करेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर रहे हैं, उसके साथ प्लेट सेपरेशन भी हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो वो दो केस किया था हमने। बैटरी क्या था, बैटरी एक में था डिस्कनेक्टेड और डायरेक्टली स्लैब इंसर्टेड, और दूसरा केस था बैटरी कनेक्टेड डायरेक्टली स्लैब इंसर्टेड। तो वो दो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग सोर्स को कनेक्ट रखे और उसके साथ डायरेक्टली स्लैब को इंसर्ट किए और उसके साथ प्लेट सेपरेशन भी हमारा चेंज हो रहा है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई मत करना, इसमें हमने एनालाइजिंग सिचुएशन अप्लाई करना है। ठीक है, तो यूजिंग एन इंसुलेटिंग हैंडल द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डबल्ड, ओके, एंड a dielectric slab of thickness 5 mm and dielectric constant 10 is introduced between the plates। तो इंसुलेटिंग हैंडल के मदद से हमने क्या किया, सेपरेशन डबल किया 5 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर, और एक स्लैब को भी इंसर्ट किया जिसका थिकनेस है 5 मिलीमीटर और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 10। लेकिन इसमें हमने क्या किया, सोर्स को कनेक्टेड रखा है, सोर्स को हमने डिस्कनेक्टेड नहीं किया है। मतलब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। इस क्वेश्चन में तुम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि चार्ज या चार्ज कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। इसमें देखो सिंपल ये हिंट हमें दे रहा है, इट रिमेन्स कनेक्टेड टू द सोर्स। मतलब हमें इस क्वेश्चन में वोल्टेज को कांस्टेंट रखना होगा, सिंपल एज सिंपल वोल्टेज को कांस्टेंट रखना होगा। ठीक है, हाउ द कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर विल चेंज। तो ये जो लाइन तुम्हें दिख रहा है, ये लाइन तुम्हें बता रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियल और फाइनल सिचुएशन में सेम रहेगा। तो चलो लिखते हैं गिवन डेटा। इंसुलेटिंग हैंडल देख के तुम्हें ये आइडिया लग सकता है कि चार्ज कांस्टेंट रहेगा ना, इस क्वेश्चन में ये वाला लाइन तुम्हें अलग से दिया हुआ है, इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। सिंपल, चलो तो ये हुआ इनिशियल कैपेसिटेंस जो है 200 माइक्रोफैराड। प्लेट सेपरेशन कितना है, प्लेट सेपरेशन जो है D वो है 5 मिलीमीटर, और ये है वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट के बीच में 100 वोल्ट। ठीक है, इट रिमेन्स कनेक्टेड टू द सोर्स। अच्छा, हाउ द कैपेसिटेंस विल चेंज, अच्छा, तो पहले सिचुएशन का हम लोग, ये तो हुआ इनिशियल कैपेसिटेंस, और फाइनल सिचुएशन क्या हुआ, फाइनल सिचुएशन D प्राइम
डी प्राइम हुआ ट्वाइस डी और ये हुआ 10 मिलीमीटर। नेक्स्ट सिचुएशन में हम लोग वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट रखे हैं और उसके साथ इंसुलेटिंग हैंडल की मदद से सेपरेशन पहले था 5, अब ये हो गया 10 और उसके साथ एक डायरेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर रहे हैं जिसका थिकनेस है 5 मिलीमीटर और इसका जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है 10। ठीक है, अब इसमें कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी डेंसिटी कैसे चेंज होगा वो हमें ढूंढना है। तो इस क्वेश्चन में जो हिंट है वो है कि वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा क्योंकि सोर्स है कनेक्टेड। ठीक है, चलो ये हुआ पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हमें कैपेसिटेंस ढूंढना है ना। पार्ट 1 में अगर कैपेसिटेंस ढूंढना है तो कैपेसिटेंस कैसे ढूंढोगे? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? CF, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको ना डायग्राम बना के मैं समझाता हूं, रुको। ये हुआ कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में सेपरेशन, ये हुआ डी प्राइम, ठीक है, जो है 10 मिलीमीटर, ये हुआ प्लस, ये हुआ प्लस, ये हुआ प्लस और ये हुआ माइनस और ये हुआ एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका थिकनेस कितना है? जिसका थिकनेस है T, जो है 5 मिलीमीटर। ठीक है, 5 मिलीमीटर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K कितना है? 10 और यहाँ पर E नॉट एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पर भी E नॉट एग्जिस्ट कर रहा है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड है E। अब हमें कैपेसिटेंस, इस कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? इस कॉम्बिनेशन का हम लोग कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं ऐसे, CF इक्वल टू ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, ये D माइनस T। अच्छा देखो, T थिकनेस पर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है K और बाकी जो बचा D प्राइम माइनस T, D प्राइम माइनस T। ठीक है, बाकी थिकनेस पर क्या है? एयर है। ठीक है, ये हुआ एप्सिलॉन नॉट A, इसको तुम ऐसे ट्रीट कर सकते हो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये हुआ T थिकनेस पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K और बाकी जो पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन, इसका थिकनेस है D प्राइम माइनस T और इसमें तो भाई एयर ही है। T थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और बाकी जो पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन T है, तो ये वाला और ये वाला थिकनेस क्या बन जाएगा? D प्राइम माइनस T, इसमें तो भाई एयर ही है। तो एप्सिलॉन नॉट A, T का वैल्यू क्या है? T का वैल्यू है 5 मिलीमीटर, तो ये हुआ 5 मिलीमीटर डिवाइड बाई K का वैल्यू है 10 और D प्राइम माइनस T, D प्राइम माइनस T, D प्राइम माइनस T, 10 माइनस 5, ये बना 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये हुआ 5 मिलीमीटर, ये हुआ एप्सिलॉन नॉट A, ये हुआ 0.5 मिलीमीटर और ये हुआ प्लस 5 मिलीमीटर, तो ये बना एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई 5.5 मिलीमीटर। अब एप्सिलॉन A का तो हमें वैल्यू नहीं पता, तो इसमें से हमें निकालना है एप्सिलॉन A का वैल्यू। चलो निकालते हैं, क्वेश्चन को मुझे थोड़ा इरेज करना होगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन A का वैल्यू हमें चाहिए। ये ट्रिक हमने शायद प्रॉब्लम नंबर 4 या प्रॉब्लम नंबर 5 में एक बार डिस्कस किया था कि इनिशियल कैपेसिटेंस से कैसे हम लोग एप्सिलॉन A का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हुआ C नॉट जो है एप्सिलॉन नॉट A और ये था इनिशियल सेपरेशन D, क्योंकि D से हमने D प्राइम किया है, D से हमने D प्राइम किया है। ठीक है, तो ये वायर नीचे आ रहा है, वेट, इसको मैं बेटर इस पॉकेट में रखता हूँ, ये वायर बार बार मेरे पैर के नीचे आ रहा है। तो ये हुआ एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इनिशियल कैपेसिटेंस इनटू इनिशियल सेपरेशन। C नॉट का वैल्यू क्या है? C नॉट है 200 माइक्रोफैराड इनटू D का वैल्यू है 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो C नॉट है इनिशियल कैपेसिटेंस 200 माइक्रोफैराड और D क्या है? इनिशियल सेपरेशन 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये हुआ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हुआ 200 माइक्रोफैराड इनटू ये हुआ 5 मिलीमीटर और ये हुआ 5.5 मिलीमीटर। मिलीमीटर से मिलीमीटर गया और ये हुआ 200 इंटू 5 डिवाइड बाई 5.5, ये हुआ माइक्रोफैराड। तो ये हुआ CF इक्वल टू ये हुआ 1000 डिवाइड बाई 5.5 माइक्रोफैराड। ठीक है, 1000 डिवाइड बाई 5.5, इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा, एक मिनट रुको मैं कर लेता हूं। अरे कितना आएगा? 1000 अरे क्या, 1000 डिवाइड बाई 5.5, यह आया 181, तो इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हो 181.8, यह आया 182 माइक्रोफैराड।
ये हुआ फाइनल कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस, ठीक है। तो 200 से ये घटकर हो गया है 182 माइक्रोफैराड, ठीक है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट हमें क्या पूछा था, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कैसे चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो एक बार इसको कॉपी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो इसको इरेज करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कैसे चेंज हो रहा है ना, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। और लास्ट बचा एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन तो हमने रीड कर लिया, ठीक है। अब हमें सिर्फ, अच्छा ये हुआ नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, E इक्वल टू, अच्छा ये हुआ फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, EF इक्वल टू, अच्छा देखो इस क्वेश्चन में वोल्टेज सेम है, मतलब ये जो 100 वोल्ट इनिशियली था, फाइनली भी दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल 100 वोल्ट ही है, क्योंकि दोनों प्लेट सोर्स से कनेक्टेड है। तो ये हुआ V और ये हुआ, एक्चुअली E क्या होता है, E इक्वल टू V बाई डी, E इक्वल टू क्या होता है, V बाई डी। तो इसमें D की जगह हम लोग लिखेंगे D इफेक्टिव, D इफेक्टिव, और ये हुआ V। D इफेक्टिव क्या हुआ, D इफेक्टिव हुआ D प्राइम माइनस T, ये थिकनेस पर एयर है, और T थिकनेस पर ये हुआ डायरेक्टली कांस्टेंट। तो V कितना हुआ, V हुआ 100 वोल्ट, और इसका वैल्यू जस्ट अभी हमने निकाला, ये हुआ कितना 5.5, ये हुआ मिलीमीटर, ठीक है। तो 100 डिवाइड बाई 5.5 ये कितना आएगा, ये हमने इसको काटा 1000 डिवाइड बाई 55, और मिलीमीटर को हम लोग ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये हुआ 10 टू द पावर -3 मीटर। तो ये आएगा 1000 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 55, ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ 3 6, 10 टू द पावर ऑफ 6 डिवाइड बाई 55 वोल्ट पर मीटर। 1000 डिवाइड बाई 5.5 मिलीमीटर जस्ट अभी हमने निकाला, ठीक है। तो जस्ट अभी हमने पहले पार्ट में निकाला 5.5 55, अच्छा ये एक बार चेक कर लो तो 5.5 मिलीमीटर, अच्छा ठीक है, एक बार देख लो, ठीक है। ये था 100 और ये टर्म हुआ 5.5, इसको पॉइंट उठाया तो 0, तो ये 1000 नीचे 55 मिलीमीटर को रिप्लेस किया 10 टू द पावर -3 मीटर में, 10 टू द -3 ऊपर उठ गया, और ये हुआ 55 10 टू द पावर 6 बाई 15, ठीक है। ये हुआ फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको तुम ऐसे रिपोर्ट कर सकते हो 10 टू द पावर 6 बाई 55, ठीक है। अच्छा इसको भी कर लेते हैं बेटर, 1 बाई 55 कितना आता है, 1 डिवाइड बाई 50, अरे 1 डिवाइड बाई 55, 0.018 ये हुआ 0.018 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर, 0.018 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। और एक क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन था एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी। लास्ट पार्ट इनिशियल जो एनर्जी डेंसिटी है उसको हम लोग, अच्छा एनर्जी डेंसिटी को शॉर्ट से लिखते हैं, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर ना। तो ये हुआ इनिशियल एनर्जी डेंसिटी UE, और ये हुआ I, ये हुआ हाफ एप्सिलॉन नॉट, और ये हुआ EI का स्क्वायर, ये हुआ फाइनल एनर्जी डेंसिटी। फाइनली हम लोग कैपेसिटर के बीच में एप्सिलॉन नॉट, तो अच्छा इसको कैसे रिप्लेस करें, एप्सिलॉन नॉट हाफ एप्सिलॉन नॉट EI स्क्वायर, अच्छा ये हुआ एप्सिलॉन नॉट, तो ये हुआ इनिशियल एनर्जी डेंसिटी जो है हाफ एप्सिलॉन नॉट EI स्क्वायर, और फाइनली ये हुआ EI की जगह ये हो जाएगा EF, ये हुआ EF का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको चलो निकालते हैं, ये हुआ हाफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, EF, अच्छा एक काम करो बेटर, इसको ना रेशियो के फॉर्म में निकालते हैं, ये हुआ UEF डिवाइड बाई UEI, तो ये हुआ हाफ एप्सिलॉन नॉट EF का स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट EI का स्क्वायर, हाफ गया एप्सिलॉन गया, ये हुआ EF डिवाइड बाई EI का स्क्वायर। EI का एक्सप्रेशन क्या है, EI इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन तो हमें नहीं पता, तो निकालना होगा, ठीक है। इसको एक बार कॉपी कर लो, 1 2 3 4 5 ये वाला पार्ट में इरेज करो 10 टू द पावर 6 बाई 15, ठीक है। अच्छा फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैं लिख लेता हूं, बेटर होगा।
फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ EF, ये आया 10 to the power 6 by 55 वोल्ट पर मीटर, या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 0.018 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर ना, ठीक है। इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है? इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है EI इक्वल टू V बाई D। तो V हुआ 100 वोल्ट, ये हुआ 100 वोल्ट, और D कितना है? D है 5 मिलीमीटर, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, ये हुआ 20 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट पर मीटर, ये हुआ 2 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट पर मीटर। तो 100/5 20, ये ऊपर गया 2 इंटू द पावर 4, तो EF कितना है? EF है 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 बाई ये हुआ 15, और EI का वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर 4 का स्क्वायर, ठीक है। 10 टू द पावर से 10 टू द पावर, ये हुआ 10 टू द पावर 2, ये हुआ 10 टू द पावर 2, और नीचे हुआ 110, और ये हुआ स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ स्क्वायर। अच्छा, ये हुआ कितना? ये हुआ 100, ये हुआ 100, और ये हुआ 110 का स्क्वायर, 0 0 गया, और ये हुआ 100 डिवाइड बाई 121, ये हुआ 100 डिवाइड बाई 121, 100 डिवाइड बाई 121। तो हमने ये निकाला कि UE फाइनल एनर्जी डेंसिटी और इनिशियल एनर्जी डेंसिटी का रेशियो है 100 डिवाइड बाई 121। ये हुआ आंसर। एक हुआ ये फाइनल पार्ट का जो आंसर था वो क्या था, वो देख लेना, ठीक है। अच्छा, फाइनल शायद क्या था? फाइनल शायद कैपेसिटेंस था वैल्यू, कैपेसिटेंस का वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। और ये हुआ फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें निकाला, ठीक है। फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है ये, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है ये, और ये हुआ इनिशियल, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था? कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी डेंसिटी कैसे चेंज हो रहा है। कैपेसिटेंस का वैल्यू हमने निकाल लिया। नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाला, ये या ये कोई भी रिपोर्ट कर सकते हो। और एनर्जी डेंसिटी का ये हुआ अल्टीमेट कि कैसे चेंज हो रहा है। फाइनल एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, फाइनल एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू ये हुआ 100 डिवाइड बाई 121 इंटू इनिशियल एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, ठीक है। तो ये है आज का हमारा लास्ट न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल जाते जाते तुम्हें बहुत कुछ कंसेप्ट सिखाया जाएगा। देख के लग सकता है ये प्रॉब्लम बहुत लंबा है, लेकिन कंसेप्ट वाइज ये प्रॉब्लम एकदम ही आसान है। अगर तुमने कंसेप्ट सीख लिया तो इस प्रॉब्लम को विद इन 2 और 3 मिनट तुम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आओ क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स A एंड B, ये है 2 आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आर कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ V वोल्ट विद द स्विच इज क्लोज्ड। तो पहले ये स्विच इज क्लोज्ड है, देख सकते हो, और ये है 2 आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और ये दोनों कैपेसिटर एक सोर्स के साथ कनेक्टेड है। मतलब ये दोनों कैपेसिटर कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, और इसके भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V, क्योंकि दोनों ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सिंपल V होगा। पहले जो स्विच था वो स्विच क्लोज्ड है अभी। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द स्विच इज नाउ ओपनड। फिर हमने क्या किया? फिर हमने ये वाला जो स्विच है इसको ओपन कर दिया, ठीक है। एंड द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। हमने स्विच को ओपन करने के बाद क्या किया? दोनों कैपेसिटर में ही एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंटर कराया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। क्वेश्चन ये है, find the ratio of total electrostatic energy stored in both capacitors before and after the introduction of dielectric। सिंपल क्वेश्चन क्या है? पहले ये स्विच क्लोज है, अभी इन दोनों कैपेसिटर में नेट एनर्जी निकालो, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने ये कैपेसिटर, ये जो स्विच था इसको हमने खोल दिया, तब स्विच ओपन करके क्या किया? स्विच ओपन करने के बाद हम दोनों कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंटर करा रहे, तब जो नेट एनर्जी इन दोनों कैपेसिटर में स्टोर हुआ वो निकालो, और उन दोनों का रेशियो निकालो। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ द कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर। तो जब पहले स्विच ये क्लोज था,
तो क्लोज था, तो इन दोनों का नेट एनर्जी निकालो इनिशियल। स्विच ऑन करने के बाद हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, और वो काम क्या है, स्विच ऑन करने के बाद हम लोग दोनों कैपेसिटर में ही एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एंटर करा है, इसमें भी और इसमें भी। तो जब ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो उस कॉम्बिनेशन का एनर्जी निकालो, मतलब फाइनल कॉम्बिनेशन, और दोनों कॉम्बिनेशन का एनर्जी का रेशियो निकालो। ठीक है, तो यही है इस क्वेश्चन का मेन मुद्दा। तो हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले स्विच क्या है, पहले स्विच क्लोज्ड है। देखो विद द स्विच एस क्लोज्ड, तो पहले अगर स्विच एस क्लोज्ड है, दोनों के पास क्या होगा, सेम पोटेंशियल होगा। मान लो इसका जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, सी, और इसका भी कैपेसिटेंस क्या है, सी। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन में नेट एनर्जी क्या होगा, यू आई क्या होगा, ये होगा हाफ इंटू सी वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू सी वी स्क्वायर। क्योंकि एनर्जी इज ऑलवेज एडिटिव, तो दोनों के अक्रॉस ही पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। और ये बोला है टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब दोनों का एक कैपेसिटेंस क्या है, सी है। तो हाफ सी वी स्क्वायर प्लस हाफ सी वी स्क्वायर, ये हुआ सी वी स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, इस स्विच को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट देखो लिख रहा हूं, स्विच एस इज ओपनड, और हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों कैपेसिटर में ही एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एंटर करा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हुआ V और ये हुआ C। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, जब हम लोग ये स्विच ओपन कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट जब स्विच ओपन कर रहे हैं और ये वाला कैपेसिटर में जब हम लोग, ये B कैपेसिटर में जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एंटर करा रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। और एक बार कह रहा हूं, पहले वाले प्रोसेस में स्विच क्लोज था, दोनों के अक्रॉस से पोटेंशियल डिफरेंस भी है। मान लो ये वाला कॉम्बिनेशन है फास्ट प्रोसेस, दोनों स्विच ही क्लोज है, सॉरी ये स्विच क्लोज्ड है और दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V। नेक्स्ट हमने क्या किया, ये वाला स्विच को ओपन किया और इन दोनों कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एंटर कराया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। अब बोलो तो कौन से कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो V है वो चेंज हो जाएगा। एक में पोटेंशियल डिफरेंस V रहेगा और दूसरे में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। देखो ये फिनोमेना होगा B कैपेसिटर में, क्योंकि जब हम लोग ये स्विच को ओपन कर रहे हैं ना, तब भी ये जो A कैपेसिटर है वो सोर्स के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो A कैपेसिटर है उसका जो पोटेंशियल है वो सेम ही रहेगा, लेकिन जो B कैपेसिटर है उसका पोटेंशियल चेंज होगा, क्योंकि ये वाला स्विच ओपन होने के बाद जब हम लोग इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एंटर करा रहे हैं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अब भी नहीं रहेगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा। तो B का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो होगा चेंज होगा। ठीक है, तो अब एक एक कैपेसिटर को लो, ये हुआ A कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस क्या है, इसका कैपेसिटेंस अब बन जाएगा, मान लो C प्राइम, ये हो जाएगा KC डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंटर करने के बाद, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो V रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला कैपेसिटर अब भी सोर्स के साथ कनेक्टेड है। और B का क्या सीन है, B कैपेसिटर का भी ये हुआ, मान लो C डबल प्राइम, ये हुआ K इंटू C। डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंटर करने के बाद कैपेसिटेंस तो K टाइम इंक्रीज हुआ, लेकिन देखो ध्यान से, ये वाला कैपेसिटर अभी इस सोर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि हमने ये वाला स्विच ओपन कर दिया है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल जो है वो घट जाएगा, वो हुआ मान लो V डबल प्राइम, ये हो जाएगा V बाई K। इनिशियली क्या था, इनिशियली दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी था, दोनों के अक्रॉस V थी, क्योंकि ठीक है दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी था। और नेक्स्ट केस में जब हम लोग इस स्विच को ऑन कर रहे हैं और डायरेक्टली स्लैब को एंटर कर रहे हैं, ये वाला कैपेसिटर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V रहेगा, ठीक है, लेकिन अभी इस कैपेसिटर के साथ इस सोर्स का कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये वाला स्विच ओपन करने के बाद जब हम लोग डायरेक्टली स्लैब को एंटर कर रहे हैं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पहले कितना था, V था, अब ये V से घट के हो जाएगा V बाई K। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, ये हुआ V बाई K। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा इरेज करना होगा, फिर हम लोग इस कॉम्बिनेशन का एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 ये क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं इरेज। तो अभी फाइनल कॉम्बिनेशन का एनर्जी क्या होगा, ये हुआ फाइनल कॉम्बिनेशन। तो चलो फाइनल कॉम्बिनेशन का एनर्जी निकालते हैं, फाइनल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब
इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है, केसी, ठीक है, केसी, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये तो V होगा क्योंकि ये वाला कैपेसिटर सोर्स के साथ कनेक्टेड है, तो ये हुआ V स्क्वायर। नेक्स्ट हाफ, इस कैपेसिटर का सोर्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल V से घट के हो जाएगा V बाई के, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका भी कैपेसिटेंस हुआ KC, लेकिन इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो जाएगा V बाई के, तो ये हुआ V बाई के का होल स्क्वायर। तो चलो निकालते हैं, ये हुआ KC V स्क्वायर बाई 2, और ये हुआ KC बाई 2, और ये हुआ V स्क्वायर बाई के स्क्वायर, K से K स्क्वायर गया, ये हुआ K, ये हुआ KC V स्क्वायर बाई 2, और ये हुआ C V स्क्वायर बाई 2K, KC V स्क्वायर बाई 2, ये हुआ KC बाई 2 V स्क्वायर बाई K स्क्वायर, K से K स्क्वायर गया, CV स्क्वायर बाई 2K, तो क्या कॉमन ले सकता हूं, CV स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लो ना, CV स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लो, ये हुआ K प्लस 1 बाई K, ठीक है। इसके बाद सिंपल अलजेब्रा है, तो CV स्क्वायर बाई 2 एक बार चेक कर लो, KC V स्क्वायर बाई 2 CV स्क्वायर बाई 2K, तो ये हुआ CV स्क्वायर बाई 2, ये हुआ K स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई K। क्वेश्चन क्या था, इनिशियल और फाइनल कॉम्बिनेशन का एनर्जी का रेशियो चाहिए, तो UI बाई UF, ये कितना है, CV स्क्वायर, ठीक है, तो ये हुआ CV स्क्वायर, और फाइनल कॉम्बिनेशन का ये हुआ CV स्क्वायर बाई 2, ये हुआ K स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई K, CV स्क्वायर से CV स्क्वायर गया, ये हुआ UI बाई UF, ये 2 के ऊपर गया, ये हुआ 2K, और ये हुआ K स्क्वायर प्लस 1, ये 2 के ऊपर गया, K स्क्वायर प्लस 1, तो दैट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। ये हुआ इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्वेश्चन आसान था, देख के लग सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, लेकिन अगर तुमने क्वेश्चन का पूरा कंसेप्ट समझ लिया, इसको क्या ये वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसको समझ लिया, तो तुम इसको फील कर सकते हो और इस क्वेश्चन को फटाक से उड़ा सकते हो। फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले वो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, जैसे तुम अपना दोस्त का मीनिंग समझ जाते हो, दोस्त क्या कहना चाहता है, ठीक है, दोस्त कुछ बोलता है और उसका बोलने से पहले तुम समझ जाते हो कि दोस्त क्या कहना चाहता है, वैसे ही फिजिक्स के हर एक प्रॉब्लम का मीनिंग तुम्हें समझना होगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। प्रॉब्लम तो तुम्हारे सिलेबस में ही सिलेबस से ही आएगा, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आएगा। जेईई मेंस का तो क्वेश्चन नहीं देगा, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं देगा, तो अगर तुमने जो पढ़ा है उसको ही ठीक तरीके से रिवीजन कर लिया तो आई प्रॉमिस तुम्हें एग्जाम में फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।